ये जुबानी हुक्म देने से कहीं ज्यादा तेज था, जिससे पैक एकदम तालमेल से काम कर रहा था। पहली लहर ही बाढ़ को तोड़ने के लिए काफी होनी चाहिए थी। इसके बजाय अल्फा, जो पहले से ही अपने प्लान की बुरी नाकामी के बाद भागने की कोशिश कर रहे गॉब्लिन के चिल्लाते हुए झुंड की कल्पना कर रहा था, उसने हैरानी से एक चीख निकाली। उसने बाढ़ की तरफ जो फोर्स भेजी थी वो सीधे पीछे की ओर उड़ गई थी। उनमें से कुछ जमीन पर तड़प रहे थे और उनसे बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ये क्या हो सकता है? अल्फा ने इलाके का जायजा लेते हुए अपना दिमाग तेज रखा। एंट्री गेट के पास की कीचड़ 1 इंच भी नहीं हिली थी। क्या उसने कुछ किया? उसके आदमियों में से एक उसके पास आकर रिपोर्ट करने लगा। वो था, बॉस, वो चीज जिसके पास जादुई शक्ति है जो आपकी शक्ति से ज्यादा है। बकवास, अल्फा ने कीचड़ को देखते हुए सोचा। वो एक छोटा राक्षस था। वे कभी कभी मैदानों में यहाँ वहाँ पैदा होते थे। उन्हें राक्षस कहना भी बेतुका लग रहा था। उनका पूरा वजूद ही छोटा था। वो चीज जिसके पास मुझसे ज्यादा शक्ति है? अल्फा गुस्से से भर गया। नामुमकिन। सच में अल्फा से ज्यादा चालाक और धूर्त राक्षस बहुत कम थे। उसके पास सालों का अनुभव था और वो उसे तुरंत इस्तेमाल करके शांति से, तेजी से एक नई योजना बना सकता था। और उसके सालों के अनुभव ने उसे बताया कि ये राक्षस उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। ठीक उसी समय पहली बार अल्फा ने एक जानलेवा गलती की, एक ऐसी गलती जो आखिरकार उसके भाग्य का फैसला करेगी। अरे दुष्ट छोटे कीड़े जैसे राक्षस, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे यार, ये एक झटका था। मुझे नहीं लगा था कि वे सीधे जॉइंट पर हमला कर देंगे। मैंने उन्हें हीरो वाली छोटी सी स्पीच भी दी थी कि अगर वे वापस चले जाएंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय सभी डायर वॉल्व्स एक साथ चलने लगे और उन्होंने लगभग हर एंगल से बाढ़ पर हमला कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि हम पहले थोड़ी बात कर लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी पूरी स्क्रिप्ट फेंकने पर मजबूर कर दिया। और बाढ़ बनने के दौरान मैंने इतनी रिहर्सल की थी। मैंने गॉब्लिन को पहला हुक्म दिया था कि वे मुझे दिखाएं कि घायल कहाँ हैं। हमारे पास जो 60 लड़ाके थे, उनमें 1 दर्जन या उससे ज्यादा बचे हुए लोगों को जोड़ने से काम ज्यादा कुशलता से नहीं होगा, लेकिन मेरे प्रति उनकी भक्ति को देखते हुए मैं उनके लिए जो कुछ भी कर सकता था वो करना चाहता था। वे सभी एक बड़ी, काफी अस्वच्छ दिखने वाली इमारत के फर्श पर लेटे हुए थे। उन्हें देखकर मैंने सोचना शुरू किया। जाहिर है वे उनका इलाज करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो वे जल्द ही मर जाएंगे। वे सभी मेरी सोच से ज्यादा बुरी हालत में थे। त्वचा पर दांतों और पंजों के निशान थे और कुछ के शरीर पर भद्दे दिखने वाले घाव थे, जिनमें से पता नहीं क्या क्या उग रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ा खर्च करना बेहतर होगा और मैंने कार्रवाई की। मेरे सबसे करीब घायल गॉब्लिन को खाकर मैंने उस पर कुछ रिकवरी पोशन छिड़का, फिर उसे वापस उगल दिया। बड़े ने मुझसे कुछ कहने की तैयारी की, लेकिन जब मैं लाइन में आगे बढ़ा, निगलते हुए, छिड़कते हुए, थूकते हुए, तो उसने अपना इरादा बदल लिया। उनमें से कुछ का काम खत्म करने के बाद मैंने पीछे देखा। वे फिर से वहीं थे, मेरे सामने झुक रहे थे। इन लोगों को क्या हो गया है? जरूर उन्होंने सोचा होगा कि मैंने अपनी शक्तियों से उन्हें जिंदा किया है या कुछ और। भविष्य में गलतफहमी से बचने के लिए मैंने वहीं से सीधे पोषण थूकने का फैसला किया और असली दुनिया में गॉब्लिन के घावों को ठीक किया। ठीक होने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा, लेकिन ये काम कर गया। जब मैंने सभी का काम खत्म कर लिया तो मैंने बचे हुए गॉब्लिन को एक नया आदेश दिया, बाढ़। मैंने सोचा कि एक साधारण लकड़ी की बाढ़ ठीक रहेगी, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय और सामग्री नहीं थी। हमें जो कुछ भी था उसी से काम चलाना था, इसलिए मैंने वही किया। एक पल भी ना रुकते हुए मैंने उनसे उनके घर तुड़वाए और लकड़ी और दूसरे हिस्सों का इस्तेमाल करके पूरे समुदाय को मजबूत करवाया। इसी दौरान मैंने उन गॉब्लिन को जो धनुष चलाने में अच्छे थे, जासूसी के काम पर जाने का आदेश दिया। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि ज्यादा दूर ना भटकें। भेड़ियों की नाक तेज होती है। मैं उनकी आंखों से बता सकता था कि वे इस काम के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार थे। वे किसी भी पल अपनी जान की कसम चिल्लाने को तैयार थे। जितनी बहादुरी की मुझे अभी जरूरत थी उससे ज्यादा मैंने दिखाई, लेकिन मुझे शक था कि इसका कोई तुरंत इलाज होगा। जैसे ही रात हुई, गांव में मेरे आने के लगभग 1 दिन के बाद बाढ़ के आखिरी दख्ते लग गए थे। आखिरी काम मेरा था। बाढ़ को मजबूत और पक्का करने के लिए मकड़ी का रेशम और यहाँ वहाँ कुछ स्टील थ्रेड के जाल। जो कोई भी बिना राज जाने बाढ़ को छुएगा, उसे पता चलने से पहले ही काट दिया जाएगा कि उसे क्या लगा। मुझे बाद में 1-2 लाशें लाने के लिए याद रखना होगा। मैंने पक्का किया कि बाढ़ में एक तरफ सिर्फ एक ही रास्ता हो। एक बार जब उस पर स्टिकी थ्रेड लग गया तो मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। अब बस स्काउट्स के वापस
आने का इंतजार था। इस समय तक घायल गॉब्लिन जागने लगे थे, उनके घाव ठीक हो गए थे। वे चुपके से अपने शरीर को छू रहे थे, हैरानी से खुद को नीचे देख रहे थे। लगता है वो चीज़ बहुत असरदार है। मैंने सोचा था कि मुझे गंभीर मरीजों को कई डोज देनी पड़ेंगी, लेकिन इसने उम्मीद से कहीं बेहतर काम किया, जैसा कि मैंने सोचा था। मुझे उस गलती से कोई शिकायत नहीं थी। इसके बाद मैंने गॉब्लिन से बचा हुआ सामान इकट्ठा करवाया, उसे गांव के मैदान के बीच में ढेर करवाया और उसमें आग लगा दी। इससे मुझे कई कैंपिंग ट्रिप की याद आ गई। लेकिन अब मार्शमैलो खाने का समय नहीं था, हमें पूरी रात पहरा देना था। मैंने अकेले ये काम करने की पेशकश की, लेकिन मुझे साफ मना कर दिया गया। नहीं सर रिमुरु, हम आपको इतना भारी बोझ उठाने की अनुमति कभी नहीं दे सकते। वो सही कह रही है, हम आपके लिए पहरे की ड्यूटी संभालेंगे। प्लीज सर रिमुरु, थोड़ा आराम कर लीजिए। हमारे आसपास की भीड़ ने भी अपनी सहमति जताई। मुझे उनका ये ख्याल अच्छा लगा। वे अब तक मुझसे कहीं ज्यादा थके हुए होंगे, लेकिन मैं पहरे की ड्यूटी शिफ्ट में करने और जब ड्यूटी पर ना हो तो आराम करने के लिए मान गया। आधी रात से ठीक पहले स्काउट्स वापस आ गए। कुछ घायल थे, लेकिन सभी सुरक्षित थे। उन्होंने बताया कि डायरवॉल्व्स ने चलना शुरू कर दिया था। अजीब बात है कि 2 दिन पहले मैं उन्हें ये बदसूरत, गंदगी से भरे राक्षस समझता था। अब मुझे उनके लिए सच में प्यार महसूस होने लगा था। मैंने सोचा कि अगर मेरा बस चलता, जैसे ही मैंने दरवाजे पर आखिरी स्टिकी थ्रेड लगाया, तो मैं उन्हें बिना किसी को खोए इस मुश्किल से निकालना चाहता था। तो ये थी हमारी तैयारी की प्रक्रिया। कमोबेश दुश्मनी शुरू हो गई थी, इसलिए मैं और कुछ नहीं कर सकता था। इस समय हमें प्लान पर टिके रहना था। मुझे यकीन नहीं था कि बाड़ इतनी मजबूत होगी कि टिक पाएगी, लेकिन शुक्र है कि डायरवॉल्व्स उसे ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाए। ज्यादातर जाल ठीक वैसे ही काम किए जैसा मैंने प्लान किया था। ये राहत की बात थी। इसका अंदाजा लगाते हुए मैंने बाड़ में रेगुलर इंटरवल्स पर छोटे छोटे छेद बनाने का ऑर्डर दिया था। वे छेद तीरों के लिए थे, ताकि गॉब्लिन अंदर से हमला कर सकें और दुश्मन की हरकतों में दखल दे सकें। उन्होंने गोलियां चलाई और अपने खराब निशाने के बावजूद उन्होंने कई डायरवॉल्व्स को आखिरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन सेना के कुछ लोगों ने उन जगहों को खोलने और उस तरह से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन हर छेद के दोनों ओर पत्थर की कुल्हाड़ी लिए गॉब्लिन ने उनके सिर फोड़ दिए। 2 घंटे का प्रैक्टिस टाइम बिल्कुल भी काफी नहीं था, लेकिन ये गांव पूरी तैयारी से खेल रहा था। वे मेरी कही हर बात सुनते थे, उसे समझते थे और उस पर अमल करते थे, और हमें इसका फल मिल रहा था। भेड़िए मजबूत थे, हाँ, एक साथ कई गॉब्लिन से लड़ने में सक्षम थे, और शायद एक झुंड के रूप में वे और भी सक्षम थे। लेकिन अगर वे अकेले में शक्तिशाली थे, तो हम ये पक्का करते कि वे टीम न बना पाएं। अपना दिमाग इस्तेमाल करो और तुम्हें इसे कामयाब बना सकते हो। आखिर दुनिया का सबसे मजबूत प्राणी थोड़ी सी अक्ल वाला इंसान ही होता है। तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई, मैंने मन ही मन सोचा, जब मैंने डायरवॉल्फ बॉस की ठंडी आंखों में देखा। कोई बेवकूफ जानवर मुझे हराएगा? तुम कितने घमंडी हो सकते हो। भ्रमित डायरवॉल्फ अल्फा ये देखकर हैरान था कि उसकी योजनाएं कितनी गलत हो गई थीं। उसका झुंड बिखरने लगा था। ऐसा नहीं होने दिया जा सकता था। डायरवॉल्फ ट्रिब्यू तभी सबसे ज्यादा चमकती है जब वे एक साथ होते हैं। अल्फा पर अविश्वास के घातक परिणाम होंगे, वो ये भी समझता था, और इसीलिए उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की। वो अपने झुंड की कमजोरी पर गुस्सा था, जो एक साधारण बाढ़ को पार नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसे इस बात का और भी ज्यादा डर था कि उसकी टीम की निराशा जल्द ही उसी पर निकलेगी। मुझे उन्हें अपनी ताकत दिखानी होगी, उसने सोचा। मैं अपने झुंड का सबसे मजबूत हूँ, मैं अकेले ही काफी हूँ। वही वो पल था जब सब कुछ तय हो गया। मेरी आंखें अभी भी डायरवॉल्फ बॉस पर टिकी हुई थीं। गॉब्लिन के लिए वो गायब हो गया था, मैंने माना, लेकिन मेरे लिए वो उबाऊ गति से चल रहा था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। मैंने कुछ संभावित परिणामों पर विचार किया था, और अब उनमें से एक मेरे सामने हो रहा था। आखिर ये जानवर थे, मेरे जैसे पूर्व इंसान नहीं। प्रवेश द्वार पर स्टिकी धागे ने तुरंत बॉस को पकड़ लिया। जहां तक मुझे पता था, रेशम एक डायरवॉल्फ नेता को कसकर फंसाए रखने के लिए काफी नहीं होगा। इसे पहले से आजमाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टिकी धागा सिर्फ इसलिए था ताकि हम बॉस को एक पल के लिए जगह पर रोक सके। अगर मैं उसे जगह पर नहीं रोकता और वो आने वाले वाटर ब्लेड अटैक से बच जाता, तो ये बहुत बेकार लगता, या इससे भी बुरा, मेरी टीम फ्रेंडली फायर की चपेट में आ सकती थी। लड़ाई के बीच में ऐसा होना पूरी तरह से मुमकिन था। इसीलिए मैंने ये जाल बनाया था, लेकिन शायद मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल बना दिया था। ये लोग अभी तक बाढ़ भी नहीं गिरा पाए थे। मैंने एंट्रेंस पर स्टील थ्रेड लगाने का विचार किया था, लेकिन फिर ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे चिंता थी कि ये आखिरी वार के लिए काफी नहीं होगा। ऐसी स्थितियों में मेरा काम सबसे ताकतवर आदमी बनना था, सबका बॉस बनना था। ये सब इसीलिए था, और इसीलिए बिना किसी शक के मैंने बॉस के सिर पर वाटर ब्लेड से हमला किया। बात पक्की हो गई। सिर ऊपर उछला और फिर ग्रेविटी ने उसे नीचे खींच लिया।
मैंने बॉस को मार दिया था, और इससे भी ज़रूरी बात, मैंने इसे ऐसा दिखाया जैसे ये कोई मजाक हो। सुनो डायरवॉल्व्स, तुम्हारा लीडर मर गया है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। मेरे सामने सरेंडर करो या मर जाओ। तो वे इससे कैसे निपटेंगे? क्या उनके बॉस की मौत उन्हें इतना पागल कर देगी कि वे मुझ पर हमला कर देंगे? अगर हो सके तो मैं इससे बचना चाहूँगा। बाकी डायरवॉल्व्स ने हिलने का कोई संकेत नहीं दिखाया। अरे नहीं, ये मैं तुम्हारे जैसे के सामने सरेंडर करने से पहले मरना पसंद करूंगा वाली बातों में से एक तो नहीं होने वाली है ना? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी तरह से युद्ध होगा। हम अभी भी संख्या के मामले में पीछे थे और हमें निश्चित रूप से कुछ नुकसान होता। हम बिना किसी गॉब्लिन खून के यहाँ तक पहुँचे थे। मुझे शक था कि हम इस समय हारेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि ये बिना किसी संघर्ष के खत्म हो जाए। ये अजीब तरह से शांत था, कुछ देर पहले हुई जबरदस्त लड़ाई की तुलना में। मैं अपने ऊपर डायरवॉल्व्स की नज़रें महसूस कर सकता था। उनकी नज़रों के बीच मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मैं नहीं बता सकता था कि वे इसे कैसे समझेंगे, लेकिन मैं ये पक्का करना चाहता था कि उनका बॉस मर चुका है। एक पल में मैं अल्फा की बेजान लाश के पास था। किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उनके झुंड में से एक, जिसने पास में जगह ले रखी थी, एक कदम पीछे हट गया। फिर मैंने लाश को निगल लिया, जैसा कि विजेता के तौर पर मेरा अधिकार था, है ना? ऋषि की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी। एनालिसिस पूरा हुआ। मिमिक डायरवॉल्व क्षमता प्राप्त हुई। डायरवॉल्व की अंदरूनी स्किल्स, तेज सूंघने की शक्ति, विचारों का संचार और दबाव हासिल की। मुझे तो ये जीत जैसा लग रहा था, लेकिन अपने बॉस को अपनी आंखों के सामने खाते हुए देखने के बावजूद बाकी डायरवॉल्व्स ने अभी भी हिलने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इस समय वे या तो घबराकर भागने वाले थे या घबराकर मुझ पर हमला करने वाले थे। ओह हाँ, मैंने उनसे कहा था सरेंडर करो या मरो, है ना? अरे यार, ये शायद जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। बेहतर होगा कि उन्हें भागने का रास्ता दूं, मैंने सोचा, और खुद को उनमें से एक में बदल लिया। कोअर्शन एक्टिवेट करके मैंने उनसे जोर से, गले से चीखते हुए बात की। अर 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 मेरी बात सुनो, मैंने उनसे कहा। एक बार और सिर्फ एक बार मैं इसे बिना सजा के जाने दूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से जाने को कहता हूँ। मुझे लगा कि ये कुत्ते भाग जाएंगे। मैं गलत था। हम आपके प्रति अपनी वफादारी का वादा करते हैं। अब वे मेरे सामने झुक रहे थे, हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वे झपकी लेने के लिए लेटे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने साफ तौर पर सरेंडर करना चुन लिया था। शायद जब वे मूर्तियों की तरह खड़े थे तब वे इसके बारे में थोड़ी थॉट कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वैसे भी उनसे लड़ने से तो ये बेहतर है। ये कमोबेश इस गॉब्लिन गांव में लड़ाई का आधिकारिक अंत था। लेकिन हमेशा यही होता है ना, लड़ाई मुश्किल हिस्सा नहीं होती, मुश्किल होता है उसके बाद की सारी साफ सफाई। वो बेवकूफ़ कौन था जिसने उन्हें अपने ही घर तोड़ने का आदेश दिया? हम उनके बारे में क्या करेंगे? और ये सारे गॉब्लिन आज रात कहाँ सोएंगे? और मुझे इन सभी कुत्तों का क्या करना है? मेरा मतलब है, हाँ, हमने उनमें से काफियों को मार दिया, लेकिन फिर भी लगभग 80 और मुंह हैं जिन्हें खाना खिलाना है। मैं छोड़ो, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं इसके बारे में कल सोचूंगा, जब सब उठ जाएंगे। फिलहाल मैंने गॉब्लिन को आग के पास कैंप लगाने का आदेश दिया, कुत्तों को गांव के चारों ओर स्टैंड बाय पर रहने को कहा और रात खत्म कर दी। सुबह हुई। मैंने पिछली रात ज्यादातर सोचते हुए बिताई थी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा, गॉब्लिन को डायरवॉल्व्स का ख्याल रखने दो। एकदम सही। हमारे पास कुल 72 गॉब्लिन लड़ने की हालत में बचे थे। कल कोई हताहत नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा कुछ खरोचे। इस बीच हमारे पास शहर की बाड़ के बाहर 81 जिंदा डायरवॉल्व्स खड़े थे। कुछ घायल थे, लेकिन कोई भी इतना बुरा नहीं था कि थोड़ा रिकवरी पोशन उन्हें ठीक न कर दे। मुझे लगा कि वे अपनी अंदरूनी ठीक होने की स्किल से खुद को ठीक कर सकते थे। सुबह की शुरुआत मैंने जागे हुए गॉब्लिन को लाइन में लगाकर की। बच्चे और बूढ़े किनारे से देख रहे थे। उनके पास घूमने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए वे अलग ही दिख रहे थे। मेरे बगल में गांव का मुखिया था। मुझे लगता है कि वो किसी तरह मेरी मदद करना चाहता था, लेकिन एक बूढ़ा गॉब्लिन मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मेरी पर्सनल पसंद मेरे इंसान वाले दिनों से थी। वो कभी नहीं बदलेगी, भले ही मैं एक स्लाइम में बदल गया था। कोई आकर्षक गांव की राजकुमारी नहीं होगी जिसके साथ मैं सूर्यास्त की ओर जा सकूं। शायद मुझे इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। गॉब्लिन की इस लाइन के सामने मैंने डायरवॉल्व्स को बुलाया। ठीक है, मैंने शुरू किया। अब से मैं तुम सबको जोड़े बनाने और एक दूसरे के साथ रहने के लिए कहूंगा, ठीक है? फिर मैंने उनका रिएक्शन देखा।
मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला। मुझे लगा कि वे मेरे बोलने का इंतजार कर रहे हैं, बिना कोई आवाज किए मुझे घूर रहे हैं। कम से कम किसी ने भी जोड़े बनाने के आइडिया पर खुलकर बुरा मुंह नहीं बनाया, इसलिए मैंने मान लिया कि मैं ठीक ठाक स्थिति में था। क्या तुम समझते हो मेरा क्या मतलब है? जैसे दो दो के ग्रुप ठीक है, शुरू हो जाओ। जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, गॉब्लिन्स और डायरवॉल्व्स ने अपने सामने वाले से नजरें मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे और विनम्रता से उन्होंने मेरा आदेश माना। कल का दुश्मन आज का दोस्त है और वगैरह वगैरह। उन्हें यह मुश्किल तरीके से सीखना पड़ा, लेकिन कम से कम सब सहमत थे। फिर मैंने कुछ देखा। रुको, क्या इनमें से किसी का कोई नाम भी है? वे एक दूसरे को कैसे बुलाएंगे और बाकी सब कैसे करेंगे? कितना सिरदर्द है। बुजुर्ग, मैंने कहा जब मैंने अपने बगल में जोड़े बनाने की प्रक्रिया को होते हुए देखा, मुझे आपको और आपके लोगों को बुलाने में बहुत असुविधा हो रही है। मैं आप सभी को नाम देना चाहता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? सबने मुझे किसी तरह सुन लिया होगा। नाम शब्द सुनते ही उनमें से हर एक मेरी तरफ देखने लगा, यहाँ तक कि लड़ने वाले गॉब्लिन भी नहीं, जो इस घटना से साफ तौर पर हैरान थे। क्या आप पक्का कर रहे हैं? बुजुर्ग ने डरते हुए पूछा। क्या बड़ी बात है? हाँ, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं कुछ नाम देना चाहता हूँ। ऐसा लगा जैसे मैंने एक साथ वहां मौजूद सभी गॉब्लिन का दिमाग खराब कर दिया हो। सब कुछ उत्साह से चिल्लाने लगे। ये क्या बकवास है? ऐसा लग रहा था जैसे उन सबको लॉटरी लग गई हो या कुछ हो। अगर नाम मिलने से तुम इतने खुश होते हो तो तुम खुद ही क्यों नहीं रख लेते? उस समय मुझे ये सब बहुत आसान लग रहा था। मैंने बुजुर्ग से शुरुआत की, उनसे पूछा कि उनके बेटे का क्या नाम था। वो गांव में अकेला नाम वाला गॉब्लिन था, जो अब दुख की बात है कि मर गया। वो रिगुर था, जाहिर है। तो मैंने आखिर में एक डी जोड़ दिया और बुजुर्ग का नाम रिगर्ड रख दिया। इसका कोई खास कारण नहीं था, बस ये अच्छा लगा। अगर आपका बेटा यहाँ होता तो मैं जा सकता था और उससे अपना नाम बताने के लिए कह सकता था और बस उसके आखिर में डी जोड़ सकता था, समझे? कोई नहीं हंसा। उन्हें लगा कि मैं गंभीर हूँ। मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। वो रोते हुए बोला कि मुझे अपने बेटे का नाम रखने की इजाजत मिली। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं तो बस अंदाजे से बोल रहा था। तुम्हें पता है, मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा था, लेकिन हे, जो होगा देखा जाएगा। इस बीच मैंने गॉब्लिन स्काउट लीडर का नाम रिगुर रखा। मुझे लगता है कि मैं इसके आखिर में आई जोड़ सकता था, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा मुश्किल क्यों बनाना? रिगुर ठीक था, इतना ठीक कि वो मेरे सामने प्रार्थना में घुटनों के बल बैठ गया, जैसे कि ये उसकी जिंदगी का सबसे इमोशनल पल हो। अरे यार, बेटा बाप पर ही जाता है। तो मैं आगे बढ़ा, पूरी लाइन में। मैंने बाकी देखने वालों का भी नामकरण किया, परिवारों को मिलकर अपने नाम सोचने दिए और गांव के अनाथों और अकेलों के लिए जो भी नाम समझ में आया रख दिया। वे उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि वे आने वाली पीढ़ियों तक इन नामों को रिसाइकिल करते रहेंगे, है ना? अगर रिगर्ड का पोता होता है तो शायद वो खुद को रिगर्ड ड कहना शुरू कर सकता है, या अगर उसका परपोता होता है तो वो रिगर्ड ड हो सकता है और रिगर्ड सबसे छोटी पीढ़ी को मिल जाएगा। कुछ ऐसा शायद काफी अजीब है, लेकिन पारिवारिक परंपराएं और कैसे शुरू होती हैं? सर रिमुरु, नए नाम वाले रिगर्ड ने दुख भरी आवाज में पूछा। हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं, लेकिन क्या आप पक्का कर रहे हैं? किस बारे में? मेरा मतलब है, मुझे आपकी जादुई शक्तियों की हद का पूरा अंदाजा है सर रिमुरु, लेकिन एक साथ इतने सारे नाम देना, क्या आप ठीक रहेंगे? ये क्या बात कर रहा है? मैं तो बस लोगों को नाम दे रहा हूँ। मैंने जवाब दिया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर मैं अपने काम पर वापस चला गया। रिगर्ड ने एक पल के लिए अपनी भौहें उठाईं, लेकिन मैंने उस पर और ध्यान नहीं दिया। जब मैंने गॉब्लिन का काम खत्म किया तो अब डायरवॉल्व्स की बारी थी। उनका नया लीडर पुराने वाले का बेटा होगा, अपने पिता जितना ही मजबूत और मजबूत इरादों वाला, और पहले से ही उतना ही शानदार दिख रहा था। उसकी सुनहरी आंखों में देखते हुए मैंने एक पल के लिए सोचा, रंगा कैसा रहेगा? ये जापानी शब्द तूफान और नुकीले दांतों को मिलाकर एक छोटा सा जोशीला शब्द बनता है। एकदम सही, सस्ता शायद, लेकिन मैंने इसे मान लिया। मैं टेम्पेस्ट हूँ, उसके पास नुकीले दांत हैं। मैंने सोचा कि जो भी पहले दिमाग में आया वही सबसे अच्छा था। ये मेरा काम नहीं था। जिस पल मैंने उसका नाम रंगा रखा, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे शरीर में बहने वाले लगभग सारे मैजिक्यूल बाहर निकल रहे हों। खालीपन का एहसास, मेरे अंदरूनी हिस्सों के जबरदस्त खाली होने का एहसास दिमाग घुमा देने वाला था। क्या हो रहा है? ये ऐसी थकान थी जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। रिपोर्टिंग, आपकी शरीर में बची हुई मैजिक की मात्रा स्वीकार्य सीमा से नीचे चली गई है। स्लीप मोड में जा रहा हूँ। 3 दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। मैं अभी भी होश में था, मुझे सोने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, और मैं सेज की आवाज सुन सकता था। धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर मुझे समझ में आने लगा, मैंने अपनी मैजिक का बहुत ज्यादा उपयोग कर लिया था।
जैसे MP0 हो गया हो, वैसा कुछ। मैंने ऐसा करने के लिए क्या किया? क्या मैं इस पूरे समय खुद को बिना एहसास हुए थकाया था? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने हिलने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं। स्लीप मोड जरूर हाइबरनेशन जैसा कुछ होगा। मैं सोया नहीं था, लेकिन मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। मैं बस बैठा रह सकता था, जो ठीक था, क्योंकि गॉब्लिन ने आग के पास मेरे लिए सम्मान की जगह बनाई थी, तो मैं वहीं आराम कर सकता था। करने के लिए और कुछ नहीं था, या मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने अभी जो हुआ उस पर सोचने का मौका लिया। लोगों का नाम रखने के बाद मेरी मैजिक क्यों खत्म हो गई? ऐसा करने से मैजिक्यूल्स खर्च होते हैं? किसी तरह अब सोचता हूँ, जब मैंने डायरवॉल्व्स के लीडर का नाम रखा तो ये सच में बहने लगा, है ना? ये अभी भी सिर्फ एक थ्योरी थी, लेकिन मुझे साफ लग रहा था कि मॉन्स्टर्स का नाम रखने के लिए असल में जादू की जरूरत होती है। इस नतीजे पर पहुंचने में लगभग 2 दिन लगे। इससे ये जरूर समझ में आया कि मैं जो कर रहा था उस पर रिगार्ड इतना हैरान क्यों था। और भी कई बातें। ओ बकवास, ये मॉन्स्टर्स के बीच आम जानकारी नहीं है ना? दोस्तों, मैं चिल्लाना चाहता था, तुम्हें मुझे ये बातें बतानी चाहिए, लेकिन दूसरों पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था। ऐसा नहीं है कि जब मैं फिर से हिलदुल पाऊंगा तो ये मुझे रोक पाएगा, मैंने सोचा। शुरू में गॉब्लिन इस बात को लेकर थोड़े चिंतित थे कि मैं एकदम शांत कैसे हो गया, लेकिन बीच में कहीं ये सवाल कि किसे मेरी सतह पहुंचने और मेरी देखभाल करने का अधिकार है, लगभग हिंसक झगड़े में बदल गया। ये क्या कर रहे हैं? ये एक ऐसा हरम है जिसमें मैं सच में शामिल नहीं होना चाहता। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं एक जादुई चिराग हूं जिसे लोग 3 इच्छाओं के लिए रगड़ सकते हैं। आखिरकार तीसरा दिन बीत गया। ठीक हो गया। पहले अपना जादू खत्म करने के बावजूद मुझे अपने छोटे से एक्सीडेंट से पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत और ज्यादा जादू से भरा हुआ महसूस हुआ। जादू दुनिया पर जोर लगाने की शक्ति थी और मेरे आसपास के कण इसे चलाने वाली ऊर्जा थे। ऐसा लगता है कि बात बस इतनी ही थी। क्या ये उन जो मुझे मारता नहीं वो मुझे मजबूत बनाता है टाइप की चीज़ों में से एक है? मैंने इसके साथ और एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा, लेकिन मना कर दिया। ज्यादा ज़रूरत नहीं लग रही थी, और अगर मैं इस प्रोसेस में मर गया तो मैं एक बेवकूफ़ लगूंगा। ये एक और मामला था जब मैं बहुत जल्दी हद पार कर गया। खैर, काम करने वाले गॉब्लिन ये महसूस करके कि मैं जाग गया हूँ, मेरे आसपास इकट्ठा होने लगे। उनके साथ डायरवॉल्व्स भी शामिल हो गए, जो अपने बाहरी बेस से आ रहे थे, जो ठीक था। लेकिन हे दोस्तों, क्या तुम सब जैसे बड़े हो गए हो? वो हो गए थे। गॉब्लिन की औसत लंबाई 5 फीट से थोड़ी कम थी। अब वो सभी लगभग एक पूरा फुट लंबे हो गए थे। मेरे बगल वाला लड़का तो ऐसा लग रहा था जैसे वो 6.5 फीट का हो। ये गॉब्लिन है ना? और भेड़ियों को देखो, मुझे याद है कि वे पहले बहुत ज्यादा भूरे थे, अब उनकी फर एकदम काली थी जिसमें चमकदार चमक थी। वो बड़े भी हो गए थे, अब बड़े वाले 9 या 10 फीट लंबे हो गए थे। मुझे याद नहीं कि उनमें से कोई भी पहले 6 फीट से ज्यादा लंबा था। जिसमें मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो भेड़िया था, जो उनके आगे चल रहा था, चुपचाप आगे बढ़ रहा था। मैं कसम खाता हूं कि वो कम से कम 15 फीट का होगा। मैं महसूस कर सकता था कि उसके हर रोम से रहस्यमयी शक्ति निकल रही थी। ये उस बॉस जैसा बिल्कुल नहीं था जिसे मैंने कुछ दिन पहले हराया था। उसकी शक्ल और उसकी जबरदस्त मौजूदगी को देखते हुए वो जरूर कोई ऊंचे लेवल का मॉन्स्टर होगा। उसके माथे पर तारे जैसा जन्मचिन्ह और शानदार दिखने वाला सींग भी कुछ खतरे की घंटी बजा रहे थे। काफी डरावना। मेरे मालिक, मेरे सबसे बुरे सपने के इस जानवर ने साफ इंसानी भाषा में दहाड़ा। आपको एक बार फिर ठीक देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। हे भगवान, क्या ये रंगा है? पिछले 3 दिनों में क्या हुआ? मैं खुद ही ये सोचने लगा जब खुशी मनाते चिल्लाते मॉन्स्टर्स ने मुझे घेर लिया। ठीक है, तो जिन 3 दिनों तक मैं बेहोश था, मेरे आसपास के सभी मॉन्स्टर्स बड़े हो गए। ये अजीब था। ऐसी चीज सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है, एवोल्यूशन, मुझे लगता है। तो क्या किसी मॉन्स्टर को नाम देने से उनका एवोल्यूशन होता है? और क्या वेल्डोरा ने कुछ समय पहले इसी तरह की किसी चीज के बारे में बात नहीं की थी? बिना नाम वाले और नाम वाले मॉन्स्टर्स के बीच का अंतर? ओ हाँ, कुछ ऐसा कि नाम मिलने से एक तरह का दिव्य आशीर्वाद मिलता है, जो एक मॉन्स्टर के तौर पर आपकी क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए एवोल्यूशन। खैर, कोई हैरानी नहीं कि सब इतने खुश थे, और कोई हैरानी नहीं कि इसने मेरे सारे मैजिक रिजर्व्स एक साथ खत्म कर दिए। मॉन्स्टर का एवोल्यूशन तेजी से होता है। मैं कहूंगा कि वे बड़े नहीं हुए, बल्कि पूरी तरह से अलग जीव बन गए।
गॉब्लिन की सुस्त, खाली आंखों में अब बुद्धि की हल्की रोशनी चमक रही थी। और मादाएं, वाह, वो अब सच में महिलाओं जैसी दिखती हैं। मैं इतना हैरान था कि मैं मुश्किल से बोल भी पा रहा था। हूँ। इसने मुझे सचमुच दोबारा देखने पर मजबूर कर दिया। ये लोग कुछ देर पहले छोटे शैतान जैसे थे, शायद मनुष्यों से ज्यादा बबून जैसे, और अब खैर उनकी ऑफिशियल भाषा में कहें तो मेल हॉबगॉब्लिन थे और फीमेल गॉब्लिनाज। हालांकि बाद वाला मुझे काफी बेवकूफ़ी भरा लगा। वो दोनों इवॉल्व हो गए थे, और रिगार्ड के अनुसार जब वो इवॉल्व हुए तो उन्होंने तथाकथित वर्ल्ड लैंग्वेज सुनी थी, कुछ ऐसा जो सभी इवॉल्व जीवों ने अनुभव किया था। ये एक बहुत ही दुर्लभ घटना थी और इसने रिगार्ड को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था, ये देखकर कि वो इसके बारे में बात करना बंद ही नहीं कर पा रहा था। हालांकि ये मेरे लिए पूरी तरह से खुशी की बात नहीं थी। मादा गॉब्लिन ने पहले अपने पूरे शरीर को फटे पुराने कपड़ों से ढक रखा था। अब उनके एवोल्यूशन की वजह से कम कपड़ों में कुछ चीजें दिख रही थीं। अब उन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं था। मेल निश्चित रूप से इससे खुश लग रहे थे, भले ही उन्होंने खुद भी सिर्फ लंगोट पहन रखी थी। गांव को खाने, कपड़ों और रहने की जगह की बहुत ज़रूरत थी। मैंने सोचा सबसे पहले कपड़ों से शुरू करते हैं। एक और समस्या जिससे मुझे निपटना था वो था रंगा। वो मुझे बहुत खुश था कि मैं वापस आ गया था। मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरा पीछा करना और मुझे परेशान करना बंद नहीं करेगा। अगर आपको वो रोएंदार जानवर पसंद है तो मुझे लगता है आप स्वर्ग में होंगे, लेकिन मुझे हमेशा से काफ़ी कैट्स पसंद थी। ये सबसे बुरी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी। तो रंगा, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने तुम्हें पैक में से ही नाम दिया था, तो फिर बाकी सारे डायरवॉल्व्स कैसे इवॉल्व हो गए? ये सच था, जैसे ही मैंने इस चीज़ को नाम दिया मेरी मैजिक पावर खत्म हो गई। मेरे मालिक, हम डायरवॉल्व्स एक भी हैं और सब भी। मेरे भाई और मैं एक दूसरे से जुड़े हैं। मेरा नाम हमारे कबीले का नाम है। या तो पूरा गैंग एक साथ इवॉल्व हो गया। जैसा कि रंगा ने बताया, एक और सब वाली बात पर पिछले बॉस को कभी पूरी तरह से यकीन नहीं था। अगर होता तो वो लड़ाई शायद दूसरी दिशा में जाती। इस बीच रंगा ने अपने पैक पर पहले ही पूरा कंट्रोल कर लिया था, ऐसा लग रहा था, जिससे वो सभी डायरवॉल्व से टेम्पेस्ट वुल्फ में इवॉल्व हो गए। सभी के लिए ज्यादा पावर। उसने ऐसे कहा, बहुत बढ़िया काम, कहा मैंने, क्योंकि वो बेताबी से तारीफ पाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी पूंछ इधर उधर हिलाई, जो इतने बड़े जानवर पर बहुत प्यारी लग रही थी। दूसरी ओर एक बड़ा 15 फीट भेड़िया इतनी हवा पैदा कर सकता था कि मुझे गांव से बाहर फेंक दे। अरे, उस चीज से क्या कर रहे हो? ध्यान से, मैंने उसे चेतावनी दी। उसने जवाब में जो उदास चेहरा बनाया, मुझे हंसी आ गई, और जिस तरह से उसने फिर अपने शरीर को सिकोड़कर लगभग 3 मीटर लंबा कर लिया, मैं रुक गया। उसकी नस्ल अपने आकार को एडजस्ट कर सकती थी, ऐसा लग रहा था। कितना उपयोगी, मैंने सोचा और उसे अब से छोटा रहने का निर्देश दिया। हालांकि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम इन सबको कहाँ रखेंगे। भेड़िया हॉबगॉब्लिन के जोड़े अब तक एक दूसरे के साथ घर शेयर कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास घर थे, इसलिए असल में हॉबगॉब्लिन भेड़ियों को कंबल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। कपड़ों की कमी मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन रहने की जगह पर भी ध्यान देने की ज़रूरत थी। सो अब क्या? मैंने अपने सामने खाने का एक पहाड़ देखा। इससे हमारी एक समस्या तो हल हो गई। कम से कम जैसे ही मैंने अपनी सारी मैजिक इस्तेमाल कर ली, बाकी सब ने एवोल्यूशन प्रोसेस शुरू कर दिया। इसे पूरा होने में लगभग 1 दिन लगा, और वे इसके साथ साथ लड़ाई खत्म होने की खुशी में दावत करना चाहते थे। हालांकि बड़े ने इसकी इजाज़त तब तक नहीं दी जब तक मैं ठीक नहीं हो गया, इसलिए उन्होंने इसके बजाय पहले खाना इकट्ठा करने में समय बिताया। मैंने उन्हें मेरे जाने के दौरान मुझे चमकाने के लिए एक दूसरे से बहस करते हुए देखा था, लेकिन एवोल्यूशन या खाना इकट्ठा करने की कोशिशों के दौरान नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये स्लीप मोड मुझे लगभग लाचार बना देता है। मुझे इसके साथ सावधान रहना होगा। जिस तरह से उन्होंने बिना ऑर्डर का इंतजार किए काम करना शुरू कर दिया, कम से कम ये बात बहुत अच्छी लगी। एवोल्यूशन प्रोसेस ने उनकी इंटेलिजेंस के लिए ज़रूर कमाल कर दिया होगा। इसने शायद उनकी फिजिकल ताकत से ज़्यादा उनकी मेंटल ताकत पर असर डाला होगा। और खाना, अपने रेगुलर गॉब्लिन दिनों में वे फल, मेवे, खाने योग्य पौधे और जो भी मॉन्स्टर और जानवर वो शिकार कर सकते थे, उससे गुजारा करते थे। अब अपने टेम्पेस्ट भेड़ियों की मदद से वे बहुत ज़्यादा इलाके को कवर कर सकते थे। मेरी हैरानी की बात है कि जोड़ों ने एक दूसरे के साथ थॉट कम्युनिकेशन करने की काबिलियत हासिल कर ली थी। ऐसे गॉब्लिन जो अपने भेड़ियों को सबसे अच्छे जॉकी से भी ज्यादा भरोसेमंद तरीके से गाइड कर सकते थे। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इससे उनकी लड़ने की काबिलियत में कितना सुधार हुआ होगा, लेकिन पहले जो दुश्मन हराए नहीं जा सकते थे, वे अब उनके लिए सिर्फ वार्म अप थे। ये खाने का पूरा पहाड़ सिर्फ पिछले 2 दिनों का नतीजा था।
लेकिन अगर उनके वातावरण में कुछ होता है तो शिकार और इकट्ठा करने पर निर्भर रहना उन्हें खतरे में डाल देगा। उन्हें बहुत जल्द खेती के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा। खाने की लगातार सप्लाई ही खुशी जिंदगी की कुंजी है। मुझे ये पता लगाना होगा कि यहाँ किस तरह की फसलें अच्छी उगती हैं, साथ ही किस तरह के अनाज की फसलें, ये मानते हुए कि इस ग्रह पर अलग अलग तरह की फसलें हैं। कम से कम हमेशा कुछ नया खोजने के लिए तो होता है। लेकिन आज मैं बस अपना दिमाग बंद करके दावत का मजा लेना चाहता था, और मैंने ऐसा ही किया। पूरी रात हमने अपने एवोल्यूशन, युद्ध के खत्म होने और मेरे लिए सबसे जरूरी मेरे ठीक होने का जश्न मनाया। अगले दिन मैंने पूरी जनसंख्या को अपने चारों ओर इकट्ठा किया। हमारे पास निपटने के लिए बहुत सारी समस्याएं थीं, लेकिन मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ और भी ज्यादा जरूरी बात थी। हमें इस गांव के नियम बनाने थे। जापान में, जैसा कि सब जानते थे, एक कम्युनिटी वाले समाज को बनाए रखने के लिए नियम जरूरी थे। क्योंकि मैंने ऐसा कहा, यहाँ ज्यादा काम नहीं आने वाला था, चाहे मैंने अपनी पिछली जिंदगी में ये फ्रेज कितनी बार भी इस्तेमाल किया हो। असल में मेरे मन में 3 नियम थे, 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जिन्हें मैं चाहता था कि वो जरूर फॉलो करें। बाकी सब मुझे लगा वो खुद समझ जाएंगे। यहाँ सब लोग, ठीक है, मुझे आपको कुछ नियम बताने हैं। ठीक कहूँ तो 3, कम से कम ये तो मैं चाहता हूँ कि आप सब फॉलो करें, और इसलिए मैंने अपने स्टैंडर्ड्स बताए। 1, इंसानों पर हमला ना करें। 2, अपने दोस्तों के बीच लड़ाई ना करें। 3, दूसरी प्रजातियों को नीचा न देखें। अगर मैं और सोचता तो और भी नियम बता सकता था, लेकिन मैं उनसे शुरू से ही बहुत सारे नियमों को फॉलो करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। इसके बजाय मैंने बस बेसिक्स पर ध्यान दिया। लेकिन वे इसे कैसे लेंगे? क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? रिगुड चिल्लाया। हमें इंसानों पर हमला करने की इजाजत क्यों नहीं है? रिगुड ने अपने बेटे को ऐसी गंदी नजर से देखा जैसी मैंने किसी हॉबगॉब्लिन से पहले कभी नहीं देखी थी। क्या उसे डर था कि मुझे बुरा लग गया? काश हम चीजों को थोड़ा और इनफॉर्मल रख पाते। लेकिन सीधी बात, क्योंकि मुझे इंसान पसंद है, बस इतना ही। बहुत बढ़िया, मैं समझ गया। तुम समझ गए? खैर, वाह, ये तो आसान था, लेकिन मुझे उनके चेहरों पर असहमति का एक भी संकेत नहीं दिखा। मुझे इस मुद्दे पर थोड़ी और बहस की उम्मीद थी। सच में निराशा हुई। इंसान ग्रुप में रहते हैं, मैंने अपनी पूरी बात जारी रखते हुए कहा, चाहे उन्हें इसकी ज़रूरत हो या न हो। अगर तुम उन पर हाथ उठाओगे तो वे ज़ोरदार पलटवार कर सकते हैं, और अगर वे अपनी पूरी ताकत तुम पर लगा देंगे तो मुझे शक है कि तुम खुद को बचा पाओगे। इसीलिए मैं उनसे दखलंदाजी करने से मना करता हूँ। अगर तुम उनके साथ दोस्ताना रहोगे तो ये तुम सबके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा सच कहूँ तो बात बस इतनी थी कि मुझे इंसान पसंद थे, क्योंकि मैं भी कभी एक इंसान था। रांगा ने इस पर जोर से सिर हिलाया। उसे ये बात समझ में आ गई लगती थी। उसके पास जरूर अपने कारण होंगे ये सोचने के लिए कि इंसानियत को चुनौती देना एक बुरा विचार था। इस बीच हॉबगॉब्स पहले से भी ज्यादा पक्के लग रहे थे, इसलिए मैंने उनके बारे में ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई। क्या कुछ और है? दूसरी प्रजातियों को नीचा मत देखो का क्या मतलब है? खैर, तुम सब अभी अभी इवॉल्व हुए हो, है ना? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इसे अपने सिर पर मत चढ़ने दो और कमज़ोर प्रजातियों पर हुक्म चलाना शुरू मत करो। सिर्फ इसलिए कि तुम सब थोड़े ज़्यादा मजबूत हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब कोई बहुत बड़ी और ताकतवर नस्ल हो। देर सवेरे तुम्हारे दुश्मन भी उतने ही मजबूत या उससे भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, और वे तुमसे बदला लेना चाहेंगे। वो बुरा होगा, है ना? वहाँ मौजूद सभी लोग मेरी बात सुन रहे थे। लगता है ये काफ़ी अच्छे से काम कर गया। मुझे यकीन था कि उनमें से कुछ लोग बात नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को शुरू में ही ख़त्म करने की कोशिश करना सबसे अच्छा है। बस इतना ही, जितना हो सके इन नियमों का पालन करना, ठीक है? गांव के पहले नियम पक्के तौर पर तय कर दिए गए थे। सबने सहमति में सिर हिलाया, और इसके साथ ही उन सबके लिए एक नई जिंदगी का पर्दा उठा। स्थानीय कानूनों का काम खत्म होने के बाद अब भूमिकाएं बांटने का समय था। गांव की रखवाली, खाना बनाने वाली टीम, गांव के लिए चीजें बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने वाला ग्रुप, घर और औजार वगैरह बनाने वाले। मैंने एक्स्ट्रा थॉट कम्युनिकेट करने वाले टेम्पेस्ट भेड़ियों को पुलिस ड्यूटी देने का फैसला किया। सभी हॉबगॉब के जोड़े बनने के बाद 7 बचे थे, और रांगा तो मेरे साथ ही चिपका रहता था, इसलिए 6 ऐसे थे जिन्हें मैं गश्त पर भेज सकता था। इसके अलावा मैंने सोचा कि मैं असाइनमेंट की डिटेल्स रिगुड पर छोड़ दूंगा। रिगुड, मैं तुम्हें गॉब्लिन लॉर्ड नियुक्त करता हूँ। इस गांव को अच्छे से चलाने और अच्छे से शासन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। दूसरे शब्दों में मैंने सब कुछ उसके पाले में डाल दिया, जितनी जोर से हो सके। लेकिन सोचो, मैं धरती पर एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता था, मैं कोई शासक नहीं हूँ। और अगर मैं इस गांव से ज्यादा जुड़ गया तो मुझे कभी किसी इंसान के शहर में जाने का मौका नहीं मिलेगा। भले ही इसका मतलब थोड़ा जबरदस्ती करना हो, मुझे ये जिम्मेदारी किसी दिन उसे सौंप देनी चाहिए। मैंने कुछ विरोध की उम्मीद की, लेकिन
जी, हाँ सर रिमोरू, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं रिगुड इस ज़रूरी पद के लिए अपना तन मन लगा दूंगा। वो फिर से खुशी के आंसू रो रहा था। ठीक है, राजा राज करे, शासन नहीं, या कम से कम उसे कभी कभी आदेश देने दे और बाकी समय उसे अकेला छोड़ दे। पता है, मुझे याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तो रिगुड एक बूढ़ा झुर्रीदार गॉब्लिन था। अब वो अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में एक हॉबगॉब्लिन है, फिट, मजबूत और एनर्जी से भरपूर। वो शायद रिगुड से भी ज्यादा मजबूत हो। ये कैसे हुआ? मैं जितना इस जादू की चीजों में उलझता हूँ, ये सब मुझे उतना ही अजीब लगता है। बहुत बढ़िया, मैंने कहा। अब ये तुम्हारे हाथों में है रिगुड। अब मैं कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा था। ये बहुत खराब है ना? इन ढांचों को मुश्किल से ही घर कहा जा सकता था। अब ये ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार गॉब्लिन थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे अचानक टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने के लिए कहना थोड़ी ज्यादा उम्मीद करना था। ये मानते हुए मुझे दुख हो रहा है सर रिमोरू, हमें पहले कभी बहुत बड़ी इमारतों की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, तुम लोग अब बड़े हो गए हो आखिरकार। कपड़ों की बात करें तो तुम सब बहुत ज्यादा शरीर दिखा रहे हो। क्या तुम लोग कुछ कपड़े आपस में बांट सकते हो? हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिनसे हमने कई बार डील की है। शायद वे ऐसे कपड़े सप्लाई कर सकते हैं जो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हों। असल में अपनी स्किल से वे ये भी जानते होंगे कि घर कैसे बनाए जाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करने की वजह से मुझे अच्छी बिल्डिंग क्वालिटी की पहचान थी। हालांकि मैं असल में क्या बना सकता था इस मामले में, मेरी स्किल सिर्फ बेसिक संडे दोपहर के DIY प्रोजेक्ट्स तक सीमित थी। बिल्डिंग फोरमैन के तौर पर काम करने के लिए काफ़ी नहीं। अगर ये बिजनेसमैन इसमें मदद कर सकते हैं तो शायद उनसे मिलना फ़ायदेमंद होगा। मैं समझा, उनसे बात करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुमने उन्हें किस चीज़ से पेमेंट किया? पैसे से? नहीं सर रिमोरू, हमारे पास कुछ करेंसी है जो हमने एडवेंचरर से जब्त की थी, लेकिन वो अभी भी स्टोरेज में है। इसके बजाय हमने ज़रूरत का सामान या बाटर या छोटे मोटे काम से पाया। ओह, तो ये लोग कौन हैं? इन्हें ड्वार्फ्स के नाम से जाना जाता है। ड्वार्फ्स? बदनाम लोहारों की जाति। मुझे उन्हें देखना होगा। और जबकि लंगोट के संकट ने मेरा ज़्यादातर ध्यान खींच लिया था, उनकी रक्षक क्षमताओं के बारे में कुछ करना ज़रूरी था। उनका कवच फटे पुराने कपड़ों से ज्यादा सुरक्षा नहीं देता था और वे उसे पहन भी नहीं सकते थे क्योंकि वो अब उन्हें फिट नहीं आता था। ये निश्चित रूप से एक समस्या थी और इसे अभी हल करना एक तीर से दो शिकार करने जैसा होगा। बस एक समस्या, उन्होंने गुजरते हुए एडवेंचरर से जो कुछ भी छीना था वो अब ज्यादा काम का नहीं था और उनके पास जो भी पैसा जमा था वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता था। हम क्या ट्रेड कर सकते हैं? शायद ये भी एक समस्या है जिसे बाद के लिए टाल दिया जाए। मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। क्या तुम मेरे लिए इंतजाम कर सकते हो रिगुड? हाँ बिल्कुल सर रिमोरू, मैं कल दोपहर तक आपकी यात्रा के लिए सब कुछ तैयार कर दूंगा। वो इसके बारे में काफी उत्साहित लग रहा था, जिससे मुझे उसके हाथों में सुरक्षित महसूस हुआ। वो शायद मुझे बचा हुआ सारा पैसा भी दे देगा, हालांकि मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वैसे करेंसी है ना, अगर ये कागज की होती तो मजा आता। हालांकि इसके बारे में सोचने पर मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे। कम से कम इस दुनिया में करेंसी मौजूद थी, ये एक अच्छी हैरानी थी। मैंने सोचा था कि ये होगी, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये कैसे सर्कुलेट होती है। एक बार जब मैं इंसानों के शहर पहुंच जाऊंगा तो मुझे घूमकर कीमतें देखनी होंगी, लेकिन ये बोनों के बाद हो सकता है। इस शहर को ठीक करने में इतनी मेहनत करने के बाद एक आरामदेह यात्रा मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं जल्द ही अपने इंसानों के साथ रहूंगा। दूसरी जातियों में से किसी एक को देखने से मुझे इस अजीब दुनिया के बारे में थोड़ा और जानने में मदद मिल सकती है। हालांकि तकनीकी रूप से लोगों की एक उपजाति बोने जाहिर तौर पर अपने बड़े शहरों में रहते थे। उनका एक राजा भी था, हालांकि किसी भी गॉब्लिन को एक नज़र देखने की भी इजाज़त नहीं थी। उनकी शहरों में जाने की इजाज़त मिलना ही गॉब्लिन जाति के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। मुझे यहाँ गॉब्लिन भेदभाव की स्थिति के बारे में सोचने लगा। आखिर में एक स्लाइम था, क्या मेरे साथ सही व्यवहार किया जाएगा? चिंता करने के लिए बहुत सारी बातें थी, लेकिन फिर भी मैं उन छोटे लोगों से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता था। पूरी रात मेरे मन में उत्साह बना रहा। लड़की और टाइटन, इफ्रिट के कब्जे में होने से मेरी जान बच गई, ये मैं कभी मना नहीं कर सकता। अगर मुझे वहां अकेला छोड़ दिया जाता तो हवाई हमले से जलने के कारण मेरी मौत हो जाती। लियोन दानवराज मेरे लिए जो भी चाहता था, मुझे ये मानना पड़ा कि मैं अपनी जिंदगी का एहसानमंद हूँ। एक ऊंचे दर्जे के आग के एलिमेंटल होने के नाते इफ्रिट के पास ऐसी शक्तियां थीं जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने चमत्कारिक रूप से मेरे अंदर की जादू को शांत किया जो फटने के लिए तैयार था। जब उसने मेरे शरीर पर कब्जा किया, मेरे पहले से स्थिर होने के कारण, अगर आप इसे इस तरह कहें तो, मुझे एक क्षमता मिली, अनोखी क्षमता, डिविएंट।
आमतौर पर इफ्रिट से मिल जाने से मेरी चेतना खत्म हो जाती। ये डिविएंट था जिसने मुझे बचाया। हो सकता है कि इफ्रिट को मेरे शरीर पर राज करने का हक था, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ मिल जाने के बावजूद अपनी पहचान बनाए रख सका। वो दानवराज हमेशा मुझे अपने पास रखता था। हालांकि इफ्रिट और मैं एक हो गए थे, मेरा शरीर अभी भी जवान और नासमझ था। जिसने मुझे बुलाया था वो कुर्सी पर बैठे हुए भी मुझसे बहुत लंबा था। इफ्रिट का मेरे शरीर पर कब्जा था, इसलिए मेरे पास समय बिताने के लिए बहुत कम था। मैं बस उन चीज़ों को घूर सकता था जो मेरी आंखों के सामने आती थी। मैं कभी नहीं थकता था, लेकिन बोरियत के लंबे पल सहना थोड़ा दर्दनाक था। फिर भी मैंने इसे स्वीकार कर लिया। ये सब उसके साथ मिल जाने का ही एक हिस्सा था। फिर एक दिन लॉर्ड लियोन हमारे इलाके में घुसपैठिए आए हैं। दानव की सेवा में मौजूद एक नाइट उसके ऑफिस में घुस आया। मैं हमेशा की तरह उसके बगल में खड़ा था। मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं था, और वैसे भी मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। काली कवच में एक नाइट जो दानव के दाहिनी ओर खड़ा था ने अपनी तलवार हाथ में ले ली। अचानक एक रहस्यमयी आकृति जो पक्षी और इंसान का एक अजीब मिश्रण थी कमरे में घुस आई, अपनी कर्कश आवाज में हंसते हुए। कह 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 कोनेग द मैजिक बॉन की ओर से नमस्कार। जब मैं तुम्हें हरा दूंगा लियोन, तो मैं हमेशा के लिए एक दानव राजा बन जाऊंगा। तुम्हारे जैसा एक पूर्व इंसान खुद को दानव राजा घोषित कर रहा है। अपनी औकात जानो दुष्ट। जब तुम्हारा शरीर जमीन में मजबूती से दफन हो जाएगा तो मैं तुम्हारी जगह लेने में खुश होऊंगा। उस आदमी ने जो कुछ भी कहा उससे लियोन के चेहरे के हावभाव में कोई बदलाव नहीं आया। काले कवच वाले नाइट ने शांति से उससे कहा, मुझे लगता है कि कम से कम तुम्हें गार्ड करने के लिए मुझे छोड़ना एक समझदारी भरा फैसला था। ऐसा लगता है कि निचले दर्जे के किसी ने इस जगह का पता लगा लिया है। बकवास, दानव ने जवाब दिया, ठीक उसी समय जब नाइट अपनी तलवार निकालने वाला था। गैलरी से एक और दखल देने वाला। बहुत बढ़िया। उसने मेरी तरफ देखा। अब समय आ गया है इफ्रित। उसका क्या मतलब था? मैं उलझन में था। क्या हुआ इफ्रित? उसने पूछा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी भाव था। मेरी हैरानी मेरे शरीर की आंखों में जरूर दिख रही होगी। मेरी बात पर ध्यान मत दो। जिसे कोनेक के नाम से जाना जाता था, जो एक उच्च स्तरीय मैजिक बॉन्ड निकला, उसने अपने पंख जैसे हाथ फैलाए और उन्हें अपने चेहरे के सामने क्रॉस कर लिया। एक पल के लिए मैं उसके हाथों को चमकते हुए देख सकता था। पुष्टि हुई। अतिरिक्त कौशल, मैजिक सेंस, सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ। मेरे सिर में गूंज रही अनजान आवाज को नजरअंदाज करते हुए मैं अनजाने में चलने लगा। 1 कदम, 2 कदम, फिर इससे पहले कि मुझे पता चलता मैं दानव राजा लियोन के सामने खड़ा था, कोनेक के आमने सामने। क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है कमीने? उसने कर्कश आवाज में कहा। उस आवाज की किसी बात ने मुझे अंदर तक परेशान कर दिया। तुम मेरे हाथों से आज नहीं तो कल मरोगे, लेकिन एक बार जब मैं उस दानव राजा होने का दिखावा करने वाले को मार दूंगा। मैं देख सकता था कि उसके सामने फैले पंखों में काफी जादुई शक्ति थी। मर जा कमीने। उसके बोलने से पहले ही उसने पंखों की बौछार कर दी। मैं समझ गया था कि उसने सीधे मुझ पर निशाना साधा था। हर पंख में काफी ताकत थी। एक को छूने से ही वो फट जाता, जो थोड़ा दर्दनाक लग रहा था। जैसे ही ये बात मेरे दिमाग में आई, मुझे अचानक बहुत गुस्सा आ गया। मेरा सिर इतना गर्म हो गया कि मुझे लगा कि वो उबल जाएगा। मुझे लगता है कि ये मेरे अंदर इफ्रित का गुस्सा था। आगे जो कुछ भी हुआ वो पलक झपकने में हो गया। एक ही पल में सारे पंख राख हो गए और कोनेक के शरीर के चारों ओर आग की लपटें नाच रही थीं। ध्यान से देखने पर मैं देख सकता था कि मेरे फैले हुए दाहिने हाथ की हथेली से आग की एक लपट चाबुक की तरह निकल रही थी। रुको, जल रहा हूँ, रुको, इसे रोको। कोनेक जो भी चिल्लाने की कोशिश कर रहा था वो कभी भी पूरा वाक्य नहीं बना पाया। मेरी लपटों ने उसे जला दिया। मेरा दिल डर से भर गया। मुझे पता था कि यहीं अपने ही हाथों से मैंने एक जादू से पैदा हुए इंसान को मार डाला था। फिर भी मुझे अपने पूरे शरीर में अजीब तरह की गहरी संतुष्टि महसूस हो रही थी। इसे समझाना मुश्किल था, जैसे मैंने अभी अभी कुछ ऐसा पूरा किया हो जो मुझे करना ही था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग किसी और का हो। डर असहनीय था, लेकिन अगले ही पल सब ठीक हो गया। इफ्रित की चेतना ने मेरी आत्मा को फिर से भर दिया, मेरी चिंताओं और मेरे डर को दबा दिया। आखिरकार इसने मुझे अंदर से पागल होने से बचा लिया। इसने मुझे उस अपराध बोध से बचाया जो मुझे मारने पर महसूस होना चाहिए था।
ऐसा नहीं था कि मैं उस भावना को महसूस नहीं कर सकता था। इफ़रित ने बस मुझ पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया ताकि मैं उसे कभी महसूस ना करूं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं, उसका होस्ट, कभी अपना दिमाग ना खो दे और उसके लिए मर ना जाए। इस तरह इफ़रित के साथ मेरा अजीब सहजीवी रिश्ता शुरू हुआ, कुछ ऐसा जो मैं ना चाहता था, ना ही जिसकी उम्मीद की थी। वही बात कई बार फिर हुई और फिर से मैंने लियोन के लिए घुसपैठियों को मार डाला, बिना कुछ महसूस किए। मुझे कोई पछतावा नहीं था। मैं युवा थी, मुझे अभी तक सही गलत का पता नहीं था और मैंने सब कुछ इफ़रित पर छोड़ दिया था। मैंने बस बिना किसी भावना के काम किया, उस प्राणी की इच्छा से खींचा गया जो उसके रास्ते में आने वालों को ख़त्म करना चाहता था। एक दिन दानव राजा ने मुझसे बात की। हे हा 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 हा, मुझे ये पसंद आया। उसने कहा, तुमने मुझे अपनी हिम्मत दिखाई है ना, तुमने दिखाया है कि तुम जिंदा रह सकते हो। मैं इम्प्रेस्ड हूँ। किसी वजह से इस बात से मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे लगभग गर्व महसूस हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? शिजू ए। शिजू ए, ठीक है, तुम्हारा नाम शिजू है, तुम आज से खुद को शिजू कहोगी। मैंने चुपचाप इसे मान लिया। मैं शिजू हूँ, शिजू इजावा नहीं। जिस नाम के साथ मैं रहती हूँ वो शिजू है। इस तरह मैं दानव लॉर्ड के महल में रहने लगी, उसके फ्लेम टाइटन के तौर पर, एक अपर लेवल मैजिक बॉर्न, उसकी करीबी असिस्टेंट। शिजू नाम मिलने के कई साल बीत गए। कुछ समय बाद मैं अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत घूमने फिरने लगी। मैं इफ़रित के साथ अपने सिम्बायोसिस से पूरी तरह सहज थी। डेमन लॉर्ड लियोन के महल में एक ट्रेनिंग फैसिलिटी थी। वहाँ ब्लैक नाइट एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करता था। वहाँ के टाइटन और नॉन ह्यूमन बच्चों को गाइडेंस देता था, हालांकि कुछ बड़े भी थे। ये एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी और जो लोग साथ नहीं चल पाते थे उन्हें अक्सर खाने को कुछ नहीं मिलता था। हम सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर साथ चलने की कोशिश करते थे। वहीं मैंने सीखा कि इफ़रित की शक्ति उधार लिए बिना तलवार से कैसे लड़ना है। मैं अपने किसी भी साथी स्टूडेंट से पीछे नहीं रहना चाहती थी और मुझे ये पसंद नहीं था कि मेरे साथ किसी खास की तरह व्यवहार किया जाए। इसी बात ने मुझे बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया। एक दिन मेरी दोस्ती पिरिनो नाम की एक छोटी लड़की से हुई, जो मुझसे थोड़ी बड़ी, शांत और प्यारी लड़की थी। हम जंगल में थे, अपनी प्रैक्टिकल लड़ाई की ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर शिकार कर रहे थे और हमारी बातचीत शुरू हुई। पिरिनो हमेशा अकेले चली जाती थी, जो मुझे अजीब लगा, इसलिए मैंने उसका पीछा करने का फैसला किया। फुई! वहाँ मैंने उसे एक छोटे विंड फॉक्स के साथ खेलते देखा। वो उसे खाना दे रही थी, चुपके से उसकी देखभाल कर रही थी। वो एक मॉन्स्टर था, एक जादुई जानवर था, लेकिन प्यारा भी था और अभी इतना छोटा था कि खुद शिकार नहीं कर सकता था। वो अकेला था, अपने माता पिता से अलग हो गया था, लेकिन वो जिंदा था और ठीक ठाक था। पिरिनो ने मुझे वहां देखकर हैरान होते हुए घूमते हुए विंड फॉक्स को अपने पीछे छिपा लिया। मैं इसकी देखभाल कर रही थी, उसने हकलाते हुए कहा, ये महसूस करते हुए कि मैंने उसे देख लिया है। इसे मरने के लिए छोड़ देना बहुत बुरा होगा, किसी को मत बताना, ठीक है? उसकी आंखें चिंता से कांप रही थीं। मैं समझ सकता था कि उसके इरादे नेक थे। ये एक छोटी सी जान उसके हाथों में थी, वो उसे बचाना चाहती थी। शायद मुझे उस विंड फॉक्स से जलन हो रही थी। मुझे लगा कि अब वो अकेला नहीं था, लेकिन मैं था। ठीक है, मैंने शर्माते हुए कहा, लेकिन क्या मैं इसके साथ इसकी देखभाल कर सकता हूँ? पिरिनो ने एक पल के लिए खाली नज़र से देखा, फिर एक प्यारी सी मुस्कान दी। बेशक, असल में मुझे उम्मीद है कि तुम कर सकते हो। मेरा नाम पिरिनो है। मैंने उसे अपना नाम बताया और हमने कुछ देर बातें की। वो मेरी जिंदगी की पहली दोस्त थी। तुमने इसका क्या नाम रखा है? मैंने उससे पूछा। पिरिनो ने मुझे एक और नज़र से देखा। नाम? मॉन्स्टर्स के नाम नहीं होते, वे एक दूसरे से अपने दिमाग से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर इस बेचारे का कोई नाम नहीं होगा तो मुझे बुरा लगेगा। सुनो, क्या मैं इसका कोई नाम रख दूं? सच में? लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें मॉन्स्टर्स के नाम रखने की इजाज़त नहीं है। प्लीज़ चलो ना, बस एक बार। मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि पिरिनो का क्या मतलब था। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लगता था कि हवा वाली लोमड़ी का नाम होना चाहिए। कुछ और पलों के बाद उसने नाराज होकर मेरी तरफ सिर हिला दिया और अगले ही पल हम दोनों नाम सोचने में मजे कर रहे थे। आखिरकार हमने पीजू नाम तय किया, जो पिरिनो और शिजू का मिश्रण था। ऐसा लगा जैसे ये किसी तरह हमारी नई दोस्ती का प्रतीक था। मैं इससे खुश थी। फुई! जब भी पिरिनो या मैं उसका नाम लेते थे तो वो हमेशा खुशी से ऐसे ही चिल्लाता था। उसे जरूर हमारा चुना हुआ नाम पसंद आया होगा और मुझे उसका रिएक्शन अच्छा लगा। पिरिनो भी स्माइल करती थी। ये बहुत मज़ेदार है। मैं बहुत अकेली थी, लेकिन पिरिनो और पीजू मेरे दिल को सुकून देने के लिए थे।
हम नियमित रूप से पीजू से मिलने आते थे। नाम रखने के कुछ दिनों बाद हवा वाली लोमड़ी इतनी बड़ी हो गई कि जिसे हम अपनी हथेलियों पर रख सकते थे वो हमारे सिर के आकार का जीव बन गया। इससे हमें हैरानी हुई, लेकिन ये देखते हुए कि वो हमसे कितना जुड़ा हुआ था हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि हमें खुशी थी कि वो इतना बड़ा हो गया था कि खुद शिकार कर सके। कभी कभी जब हम उससे मिलने जाते थे तो वो हमारे लिए कोई पक्षी या जंगली खरगोश भी लाता था। क्या तुम्हें लगता है कि हम इसे महल में ले जा सकते हैं शिजू? ये बहुत स्मार्ट है और शायद ये वहाँ आसपास मदद कर सकता है। क्या? सच कहूँ तो मैं चाहती थी कि ये हमारा छोटा सा राज बना रहे, लेकिन पिरिनो की मिन्नत भरी आंखें देखकर मैं उसे मना नहीं कर पाई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी स्वार्थ की वजह से उसे दुख हो। महल में और भी कई तरह के जादुई जीव लखे हुए थे। पिरिनो ने जोर दिया कि इतनी समझदार और लोगों के साथ इतनी दोस्ताना हवा वाली लोमड़ी को आसानी से एक सेवक जानवर के तौर पर पहचाना जा सकता है। यहीं से दुखद घटना की शुरुआत हुई। फुई! मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ बदकिस्मती थी कि हम महल के गलियारे में डेमन लॉर्ड लियोन से पास से गुजरे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये हमारी गलती थी कि हमने सोचा कि हमारे पास जिंदगी में किसी भी चीज की रक्षा करने की ताकत है। भागो भागो पीजू! डेमन लॉर्ड को देखकर पीजू इतना डर गया कि उसे कोई समझा नहीं पाया। वो पिरिनो के पकड़े हुए हाथों से उछलकर बाहर निकला और डेमन लॉर्ड को डराने के लिए उसके बाल खड़े हो गए। इस हरकत से मेरा टाइटन जाग गया। जैसे ही वो जागा मैंने अपना सारा कंट्रोल खो दिया। पिरिनो इतनी करीब थी, लेकिन उसकी आवाज बहुत दूर से आ रही थी। इफ्रित को इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, और उसने घुर्राते हुए पीजू पर हमला किया। मेरे शरीर को कोई नहीं रोक सकता था, चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की हो। उसने पीजू को पकड़ा और जलाकर राख कर दिया, अपने ही हाथ से। ये यहीं खत्म नहीं हुआ। मेरे हाथ से निकली आग की लपटों ने एक सफ़ेद घूमता हुआ बवंडर बनाया और उस लड़की पर हमला किया जो पीजू को डेमन लॉर्ड के पास लाई थी। बिना किसी आवाज के उसने उसे राख के ढेर में बदल दिया। जो उसे मुझे भी मार देना चाहिए था। जब वो ये सब कर ही रहा था, मेरा पूरा शरीर पागलपन भरे पछतावे और दुख से भर गया, और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो मैं शांत हो गया। मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा, हालांकि मैं रोना चाहता था। कोई पागलपन मुझ पर हावी नहीं हुआ, हालांकि मैं उसमें खो जाना चाहता था। मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली, हालांकि मैं चिल्लाना चाहता था। क्या उस जादू से पैदा हुए टाइटन ने मेरे दिमाग पर भी कब्जा कर लिया था? मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था, और फिर तुरंत शांति वापस आ गई। मैं अब इंसान भी नहीं रहा था। मैं चाहे कितना भी चाहता, मुझे वो खुशी कभी नहीं मिल सकती थी जिसके हकदार दूसरे लोग थे। उस दिन के बाद से मैंने रोना बंद कर दिया। वैसे भी मैं अपने सारे आंसू पहले ही रो चुका था, बहाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उस दिन मैंने अपने लिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ खो दी थी, और लियोन, मेरा दानव राजा, बस ठंडे होकर देखता रहा, चुपचाप। मुझे कभी सज़ा नहीं दी। अध्याय 3। बोनो के राज्य से होकर। जैसा कि उसने एक दिन पहले इतने आत्मविश्वास से कहा था, रिगर्ट के पास उस दोपहर मेरी ज़रूरत की हर चीज़ थी। उसने बोनो के राज्य में मेरे अभियान के लिए टीम के सदस्य भी पहले ही चुन लिए थे। वैसे क्या रिगर्ट को भी हमारा अभियान नेता बनना ज़रूरी था? मुझे इस बात की थोड़ी चिंता थी, लेकिन वो इसके लिए पूरी तरह तैयार लग रहा था। खैर, उसके पिता ने अपनी जवानी की शक्ल वापस पा ली थी, और उसके साथ आने वाला उत्साह वापस पा लिया था। शायद मैं ज्यादा चिंता कर रहा था। जैसे ही मैंने अपना सामान उठाया, रंगा ने मुझे खुशी खुशी अपनी पीठ पर चढ़ने दिया। मैं उछलकर ऊपर चढ़ा और उसकी फर में आराम से बैठ गया। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुलायम था, और यह आराम के लिए वाकई कमाल का था। मैंने गिरने से बचने के लिए अपने शरीर को चिपचिपे धागे से सहारा दिया। ऐसे समय में हाथ पैर ना होना सच में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम मेरे पास इससे निपटने के लिए हुनर तो था। जो चीज़ें हाथ में हो उनका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। मैं असल में खाली समय में अपने रेशम के साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। किस जोशीले हीरो ने अपने दुश्मनों को बिजली की तेजी से कोड़े की मार से गिराने का सपना नहीं देखा होगा? मुझे नहीं पता था कि मैं अभी ऐसा कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन मेरे पास समय था। प्रैक्टिस से सब कुछ मुमकिन है। मेरे सामान में मुख्य रूप से पैसे और खाना था 3 दिन का। अगर हमें इससे ज्यादा समय लगता तो हमें थोड़ा खाना ढूंढना पड़ता। हम कुछ ऐसा खाना ला सकते थे जो ज्यादा समय तक खराब ना हो, लेकिन मैं हल्का फुल्का सफर करना चाहता था, अगर हो सके तो। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ भी खाकर साथ नहीं ला सकता था, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। वैसे भी मुझे खाने की जरूरत नहीं थी। पैसे के मामले में हमारे पास 7 चांदी के सिक्के और 24 कांसे के सिक्के थे। मुझे भी पता था कि ये ज्यादा नहीं था, हालांकि मेरी उम्मीदें ज्यादा नहीं थी, इसीलिए ये ठीक था। हम वहां पहुंचने के बाद देख लेंगे कि क्या करना है।
पैदल चलने वाले गॉब्लिन के लिए ड्वार्फ किंगडम तक पहुंचने में लगभग 2 महीने लगते। हम ज्यादातर ग्रेट एमरल्ड नदी का पीछा करते जो जंगल से होकर बहती थी और उस पहाड़ की चोटी तक जाती थी जहां वो बस्ती थी जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये कनाट पहाड़ थे जो पूर्व में साम्राज्य और यहाँ वहाँ जूरा के जंगल के आसपास छोटे छोटे देशों को साफ साफ अलग करते थे। मोटे तौर पर सभ्यता के इन 2 हिस्सों के बीच 3 व्यापार मार्ग थे। एक आपको सीधे जंगल से ले जाता था, दूसरा पहाड़ों से होकर ज्यादा खतरनाक रास्ता था, तीसरा समुद्र के रास्ते था। जूरा का रास्ता आमतौर पर सबसे छोटा और सुरक्षित था, लेकिन किसी कारण से इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता था। ज्यादातर यात्री इसके बजाय पहाड़ों को पार करने का जोखिम उठाते थे, क्योंकि जहाज के रास्ते में यात्रा का खर्च और समुद्री राक्षसों के हमले का खतरा था। इन 3 रास्तों के अलावा ड्वार्फ किंगडम तक पहुंचने के कुछ और तरीके भी थे, लेकिन उन सब पर टोल लगता था। ये जरूरी था ताकि लोग रास्तों पर खतरनाक सामान ना ले जा सकें। ये छोटे समूहों के लिए एक अच्छा विकल्प था, लेकिन बड़े कारवान खर्च और समय के कारण उनसे बचते थे। वे सुरक्षित थे, इसमें कोई शक नहीं, और हमें बाद में उनमें से किसी एक पर विचार करना होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितने पैसे बचते हैं। हमारा साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए जंगल से निकलने के लिए पूर्व की ओर यात्रा करने का कोई मतलब नहीं था। सीधे उत्तर की ओर कनाट की ओर था। हमें कम से कम किसी चोटी पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। राज्य पहाड़ों के नीचे ग्रेट एमरल्ड के ऊपरी हिस्सों में था। सुनने में तो ये सभ्यता का एक सुंदर केंद्र था जो एक बहुत बड़ी प्राकृतिक गुफा में बना हुआ था। वही बॉनो का राज्य था। तो हमने प्लान के हिसाब से काम किया और ग्रेट एमरल्ड नदी के रास्ते को उत्तर की ओर फॉलो किया। इससे हम पक्का रास्ता भटकने से बच गए। वैसे भी मेरे दिमाग में एक मैप था, बस एहतियात के लिए। हमारे साथ एक गाइड था, गोबटा, जिसने ज़ाहिर तौर एक बार खुद उस राज्य की यात्रा की थी, तो हमने उसके बताए रास्ते पर चले और मैं सबसे पीछे रहा। ये काले भेड़िए बहुत तेज हैं और वे बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। हम बिना किसी ब्रेक के लगभग 3 घंटे से चल रहे थे और हमें पूरे रास्ते लगभग 50 मील प्रति घंटे की औसत स्पीड बनाए रखनी पड़ी। हमें बीच बीच में कुछ चट्टानी इलाकों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। और ये सब तब हो रहा था जब हम उनकी पीठ पर बैलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इससे ये यात्रा हमारे लिए बहुत आसान रही। इस रफ्तार से हमें पूरी यात्रा के लिए शायद 1 हफ्ते की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं था कि मुझे जल्दी थी, मैं गाँव में घर और कपड़ों की स्थिति ठीक करना चाहता था, लेकिन ये ऐसी समस्या नहीं थी जिसे हम 1 रात और 1 दिन में हल कर सकें। हे, मैंने चिल्लाया, अब खुद को थकाओ मत। रंगा ने किसी वजह से अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। मैंने पिछले 3 घंटे हवा और मोटरसाइकिल जैसी स्पीड का मजा लेते हुए बिताए थे, लेकिन अब मैं थोड़ा बोर होने लगा था। इन हालातों में बात करना आमतौर पर नामुमकिन था, लेकिन डायर वुल्फ बॉस से चुराई गई थॉट कम्युनिकेशन स्किल के साथ नहीं। शायद यात्रा का मजा लेते हुए गैंग से बात करना मजेदार होगा। अपने मन में मैंने विचारों का जरूरी नेटवर्क बनाया। ठीक है, किस बारे में बात करें? अरे रिगर्ड, वैसे तुम्हारे भाई का नाम किसने रखा था? मेरा नाम याद रखने के लिए धन्यवाद सर रिमुरु। मेरे भाई का नाम मैजिक बॉन्ड जातियों के एक गुजरते हुए सदस्य ने रखा था। ओह, उनमें से कोई एक ऐसे ही गॉब्लिन गांव में आया था? जी हाँ सर रिमुरु, लगभग 10 साल पहले। मैं तब भी छोटा था। उसने मेरे गांव में कई दिन बिताए और उसने कहा कि उसे मेरे भाई में कुछ खास दिखा। उसके शब्दों में, जरूर वो एक अच्छा भाई रहा होगा। ओह बिल्कुल, वो मेरा गर्व और खुशी था। सर गेलमुड, जिन्होंने नाम दिया था, उन्होंने खुद कहा था, मैं तुम्हें अपने आदमियों में पाकर बहुत खुश होता, उन्होंने कहा था। लेकिन वो उसे अपनी यात्रा पर साथ नहीं ले गया। नहीं सर रिमुरु, वो तब अभी छोटा था। सर गेलमुड ने कहा कि वो कई सालों में वापस आएगा जब वो और मजबूत हो जाएगा, और फिर वो चला गया। ओह, शर्त लगाओ कि वो वापस आएगा तो ये देखकर बहुत हैरान होगा कि सब कुछ कितना बदल गया है। मुझे ऐसा ही लगता है। हाँ, अब हम आपकी सेवा करते हैं सर रिमुरु। महज ये कहना कि हम सर गेलमुड को उनके सम्माननीय दानवों के झुंड तक फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दानवों का झुंड? वाह, उसके पास ऐसा कुछ है ना? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो तुम बाकी लोगों को भी बुलाने को तैयार होता? असल में मुझे काफी यकीन है। मेरा भाई एक नाम वाले मॉन्स्टर के रूप में इवॉल्व हुआ, लेकिन जो बदलाव हुए वो आपके द्वारा दिए गए बदलावों के मुकाबले कुछ नहीं थे। साफ है ये इवोल्यूशन एक अलग लेवल का था। हे भगवान, मैंने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी वर्ल्ड लैंग्वेज सुनूंगा। कितना बड़ा सम्मान है। जो हॉबगॉब्लिन हमारी बातें सुन रहे थे, उन सभी ने पूरी ईमानदारी से सहमति में सिर हिलाया। इस तरह की बात है ना, किसी को नाम देने से वे इवॉल्व होते हैं, लेकिन नतीजा कैसा होगा ये नाम देने वाले पर निर्भर करता है। मैं किसी को रिक्रूट करना चाहूंगा जो इस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में मेरी मदद करे। हम नाम रखने का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन धत तेरे की, एक असली दानवों का झुंड। मुझे पता था कि यहाँ आसपास ऐसा कुछ जरूर होगा। क्या सभी दानवों का राजा जल्द ही हम पर हमला करने वाला है? असल में अगर ऐसा होता है तो हमें किस तरफ होना चाहिए?
शायद मुझे ये सवाल तब के लिए बचा कर रखना चाहिए जब ये सच में सामने आए, अगर कभी ऐसा होता है। मुझे पहले से ही पता है कि एक हीरो बाहर है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि वो राजा या जो भी है ज्यादातर उसी पर फोकस करेगा। मुझे पक्का यकीन नहीं है कि जिसके बारे में वेल्डोरा ने मुझे बताया था वो 3 सदियों की रिटायरमेंट के बाद भी जिंदा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ ट्रांसमाइग्रेट करना और रिवाइव करना वगैरह इतना आसान है, कुछ कहता है कि वो अभी भी किसी पहाड़ी झोपड़ी में ट्रेनिंग कर रही होगी। कम से कम उस गेलमुड वाले आदमी का मानसिक नोट बना लेना चाहिए। अब अगला सवाल। रंगा, मैंने उस काले भेड़िए को आवाज दी जो अचानक इस यूनिवर्स में मेरा सबसे बड़ा फैन बन गया था। मैं ही वो आदमी हूँ जिसने तुम्हारे पिता को मारा था, है ना? तुम्हें उस बारे में कोई बची हुई, तुम्हें पता है, नाराजगी तो नहीं है? मेरे मन में भी इस बारे में विचार हैं, मेरे मालिक, लेकिन एक मॉन्स्टर के लिए लड़ाई में जीत या हार ही जिंदगी का एकमात्र सच है। नतीजा चाहे जो भी हो, हम जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जीतो तो दिन तुम्हारा है, हारो तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मेरे मालिक ने न सिर्फ माफ किया बल्कि उन्होंने मुझे दिया भी। मेरा एक और हमेशा के लिए नाम। मैं कृतज्ञता से भरा हूँ, न कि गुस्से से। ठीक है, अगर तुम रीमैच चाहते हो तो मैं कभी भी तैयार हूँ। लेकिन सच में मेरी एवोल्यूशन ने मेरे दिमाग में सब कुछ और साफ कर दिया है। अगर तुमने हमारी पिछली लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगा दी होती तो पूरा पैक खत्म हो गया होता। हम समय की हवाओं में खो गए होते और अपने एवोल्यूशन के सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाते। हमारी वफादारी, हमारी भक्ति सिर्फ हमारे एक सच्चे मालिक के लिए है। सब ठीक है? निश्चित रूप से काले सांप के रूप में मैं उन सभी को एक ही सांस में खत्म कर सकता था, लेकिन मैं इतना जोखिम भरा कुछ भी नहीं करना चाहता था। वो सच में मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे उसके गलत सोचने से कोई फर्क पड़ता है, लेकिन तुमने ये महसूस किया है ना? लगता है तुम सच में थोड़ा बड़े हो गए हो। ऐसी बातें सुनकर मुझे खुशी होती है। मैंने खुद को सिर हिलाया। मेरा मतलब है, मैंने उसके पिता को मार डाला। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कम से कम थोड़ा नाराज ना हो। अगर रंगा कभी अपना बदला लेना चाहता तो मैं खुशी खुशी अपना वादा पूरा करता। वो निश्चित रूप से एक काले सांप को कड़ी टक्कर दे सकता था। कम से कम जैसे जैसे सड़क आगे बढ़ी, हमने थोड़ी और बातचीत की। हम सभी तय समय से बहुत बहुत आगे चल रहे थे। अरे, तुम लोग अपनी भलाई के लिए बहुत तेज तो नहीं जा रहे हो ना? मैंने पूछा। कोई दिक्कत नहीं है सर रिमुरु, रिगूर ने जवाब दिया। हमारे एवोल्यूशन की वजह से शायद हम बिल्कुल भी ज्यादा थके हुए नहीं हैं। चिंता मत करो मेरे मालिक, रंगा ने कहा। मैं तुम्हारी तरह नींद के बंधनों से पूरी तरह आज़ाद नहीं हूँ, लेकिन हमें ज्यादा देर आराम की ज़रूरत नहीं है और न ही हमें बार बार खाने के लिए रुकने की ज़रूरत है। ये कोई रुकावट नहीं होगी, भले ही हम कई दिनों तक उपवास करें। मैंने बाकी क्रू को देखा। वे सब उतने ही जोश में दिख रहे थे जितने हम शुरू में थे। छी, शायद मैं उन सब में सबसे कम उत्साहित हूँ। और क्यों न हूँ, मुझे यहाँ ऊपर कुछ नहीं करना है। हम लगभग आधे दिन तक दौड़ते रहे और दौड़ते रहे। क्या मुश्किल काम था। दूसरे दिन की आखिर में जब ग्रुप शाम का खाना खा रहा था, मैंने गोप्टा से उस ड्वार्फ किंगडम के बारे में पूछने का फैसला किया जहां हम जा रहे थे। जी हाँ सर, इसे आधिकारिक तौर पर आर्म्ड नेशन ऑफ ड्वागन के नाम से जाना जाता है। उनके लीडर को हीरोइक किंग के नाम से जाना जाता है। और उसके चिल्लाकर दिए गए जवाब से लगा कि मेरे उससे बात करने से वो बहुत घबरा गया था। मुझे डर था कि घबराहट में वो अपनी जीभ न गांठ ले। गोप्टा के बताए अनुसार मौजूदा राजा गज़ैल ड्वार्गो थे, जो मूल राजा की लाइन में तीसरे थे। एक महान हीरो जिसकी ताकत और मौजूदगी से बड़ी ड्वार्फ को उनके दादाजी की जवानी के दिन याद आते थे, लेकिन साथ ही एक समझदार भी जो अपने राज्य पर स्थिर और समान रूप से शासन करता था। एक तरह से एक जीवित हीरो। ड्वार्फ्स के पहले हीरोइक किंग गुरान ड्वार्गो द्वारा इस किंगडम की स्थापना किए हुए 1000 साल हो गए थे। तब से उनके वंशज उनकी इच्छा को आगे बढ़ा रहे थे, अपने लोगों के इतिहास, संस्कृति और तकनीकी कौशल को संरक्षित और विकसित कर रहे थे। संक्षेप में यही ड्वागन था। ये देखते हुए कि उनके राजा कितने लंबे समय तक जीवित रहते थे, ये जरूर एक शानदार जगह रही होगी। इसके बारे में सुनकर मुझे खुशी हुई। तो फिर मैंने पूछा, गोप्टा, इसमें और कितना समय लगेगा? अगर मुझे अंदाज़ा लगाना हो तो हम कल तक पहुंच जाएंगे सर। पहाड़ ऊंचे दिखने लगे हैं। वो सही था। कल तक तो चोटियां भी नहीं दिख रही थी। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मुझे अभी एक बात याद आई गोप्टा, तुम सबसे पहले वहां किस काम से गए थे?
मुझे लगा था कि तुम्हारे गांव में नियमित रूप से व्यापारी आते रहते हैं। जितना मैंने रिगर्ड से सुना था, कोबोल्ड के ग्रुप नियमित रूप से आते रहते हैं। तो फिर एक गॉब्लिन यहाँ 2 महीने की यात्रा क्यों करेगा? जी हाँ सर, तुम जानते हो, बौने जादुई हथियारों और कवच के लिए बहुत ज़्यादा कीमत देते हैं। उन्होंने हमें औजारों और ऐसी चीज़ों से पेमेंट किया, लेकिन शुक्र है कि व्यापारियों ने उन्हें वापस लाने में मेरी मदद की। वैसे भी गांव के आसपास के कोई भी राक्षस उस जादुई सामान का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हाँ, तो उन्होंने रास्ते से गुजरने वाले एडवेंचरर्स से मिले हथियार और सामान बेच दिए। कोई हैरानी नहीं कि गांव में कुछ भी अच्छा नहीं बचा था। उसने ये सब बौनों के राज्य में पहुंचा दिया होगा, क्योंकि कोबोल्ड्स के पास मौके पर ही उसका अंदाज़ा लगाने का कोई तरीका नहीं था। बेशक जो एडवेंचरर्स कुछ गॉब्लिन से हार गए होंगे, वो एकदम नए होंगे, इतने अनुभवीहीन कि वो कंपस का इस्तेमाल करके भी राक्षसों के गांव में भटकने से नहीं बच पाए होंगे। मुझे शक था कि उनका कोई भी सामान ज्यादा कीमत का होगा। इसके अलावा रिगूर ने गोप्टा के घुमावदार जवाब में जोड़ा, बौने जो भी सामान बनाते हैं, खासकर हथियार, वो बहुत बढ़िया होता है। इंसान भी इसे देश का सबसे अच्छा सामान मानते हैं, और वो उपजातियों और समझदार राक्षसों के साथ साथ नए काम ढूंढने के लिए राज्य में इकट्ठा होते हैं। ये अब सालों से परंपरा रही है, और राजा के नाम पर वहाँ जातियों के बीच हर तरह के झगड़े मना है। तो वहाँ कुछ कबाड़ बेचने के लिए कम और उन्हें ज़रूरी औजार खरीदने के लिए ज़्यादा जा रहे थे। ये बात कि वो ऐसा न्यूट्रल जगह पर कर सकते थे बिना दूसरे राक्षसों के हंसे, ये भी एक दूसरा आकर्षण रहा होगा। ऐसा इंतजाम अपार सशस्त्र राष्ट्र की सैन्य शक्ति की वजह से मुमकिन हुआ है। जहाँ तक कोबोल्ड व्यापारियों ने मुझे बताया, बौनों की सेनाओं ने पूरे 1000 साल में हार का स्वाद नहीं चखा। राज्य के पास एक विशाल, शक्तिशाली, जादू से चलने वाली सेना और भारी हथियारों से लैस पैदल सेना की दीवार थी। कोई भी आक्रमणकारी पहले खुद को पैदल सेना से घिरा हुआ पाता, फिर आक्रमणकारी जादू की बारिश से धूल में मिल जाता। इस दुनिया के हिसाब से ऐसी आक्रमण शक्ति को सपोर्ट करने वाले उपकरण वास्तव में बहुत हाईटेक रहे होंगे। जैसा कि रिगूर ने कहा, वे किसी भी इंसान द्वारा बनाए गए हथियारों या कवच से कहीं ज्यादा बेहतर थे। मुझे शक था कि इस समय किसी में उनसे पंगा लेने की हिम्मत होगी। किसी भी पड़ोसी देश के लिए ये समझदारी की बात होगी कि वो उनके साथ दोस्ती बनाए रखें। कोई हैरानी नहीं कि उनके इलाके में आने वाले मेहमानों में से कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं था कि किसी दूसरे राक्षस से झगड़ा करे। फिर भी किसी भी प्रजाति से निपटना, चाहे वो कैसे भी दिखते हों, बौने ज़रूर बहुत कूल लोग होंगे। शायद मैं खुद भी कुछ कनेक्शन बना सकूं। वास्तव में मुझे बनाना ही चाहिए। ये ऐसा राज्य था जहां लोग राक्षसों के साथ आज़ादी से घुल मिलते थे। एक ऐसी ज़मीन जो सतह के शहर से शुरू होकर नीचे 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 तक फैली हुई थी। एक राज्य जो हथियारों से लैस था और शांति के रास्ते पर चल रहा था। दुनिया में कहीं भी इतने हथियार बनाने वाले और व्यापारी नहीं थे, और फिर भी ये किसी भी तरह के संघर्ष से ब्रह्मांड के सबसे दूर के बिंदु जैसा लगता था। शायद थोड़ा अजीब। जिस तरह से इन बातचीत से बौनों के राज्य के बारे में पता चल रहा था, मैं वहां पहुंचने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। हमारी यात्रा शुरू करने के ठीक 3 दिन बाद हम केनाट्स की तलहटी में घास के मैदानों में पहुंचे। शहर सच में बहुत खूबसूरत था। विशाल पहाड़ की गुफा में तराशा गया प्राकृतिक द्वारा बनाया गया एक प्राकृतिक किला। ये अपनी पूरी शान में ड्वार्गन का आर्म्ड नेशन था, और बेशक अंदर जाने के लिए एक लाइन थी। सामने का दरवाज़ा बहुत बड़ा था, जो विशाल गुफा के खुले हिस्से में रोक टोक को रोकने के लिए बनाया गया था। ये दरवाज़ा तभी खुलता था जब सेना अंदर या बाहर जाती थी, और मैंने सुना है कि ऐसा महीने में सिर्फ एक बार होता था। आज ये मजबूती से बंद था, लेकिन बड़े दरवाज़ों के नीचे 2 छोटे रास्ते थे जो आम लोगों के आने जाने के लिए थे। दाहिनी तरफ वाले गेट के सामने कोई नहीं था। शायद वो अमीरों या किसी और ऊंचे लोगों के लिए था जो आते थे। जिस दरवाजे का हम इंतजार कर रहे थे वो बाईं तरफ था, और जबकि कुछ लोगों के पास ऐसे पास थे जिनसे उन्हें फ्री एंट्री मिल रही थी, दूसरों को एक अलग कमरे में सामान की जांच करवानी पड़ी। ये सब ऑफकोर्स एक सिक्योरिटी टीम की निगरानी में था, जिनके इक्विपमेंट निश्चित रूप से आपको ये याद दिलाते थे कि ये एक हथियारों वाला देश है। वे मजाक नहीं कर रहे थे। एक बार जब आप सिक्योरिटी से गुजर जाते थे तो ऐसा लगता था कि आप शहर में जो चाहें करने के लिए काफी आजाद थे। लेकिन यार, कितनी लंबी लाइन थी। इस हिसाब से तो हम यात्रा करने से ज्यादा इंतजार करने में समय बिताने वाले थे।
लगता है हम सच में यहाँ आ गए हैं ना, एक पास के यात्री ने कहा जब मैं कॉरिडोर में लोगों की लाइन को देख रहा था। ये एक शानदार गेट है। उस सैनिक के आर्मर को देखो, उसके साथी ने हैरानी से कहा। शायद हम अपनी सैलरी पर 10 साल बाद भी ऐसा गियर नहीं खरीद पाएंगे। हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ, यहाँ तक कि पूर्वी राज्य भी इन लोगों के साथ शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, कम से कम सबके सामने। इस तरह के इक्विपमेंट के साथ मुझे समझ आता है कि क्यों। तुमने सही कहा, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो तुम्हें दूसरा मौका नहीं देंगे। अगर कोई देश ऐसा करने की कोशिश करता तो उसका नतीजा बहुत बड़ी सिरदर्द होता। हो सकता है कि इस दुनिया के बौने वैसे दयालु सज्जन लगभग प्यारे जीव न हो जैसा मैं सोच रहा था। जहां तक मुझे पता था वो उससे कहीं ज्यादा हिंसक हो सकते थे। फिर भी एक आज़ाद शहर और अलग अलग जातियों और प्रजातियों के बीच व्यापार का केंद्र होने के नाते ये कम से कम सबके सामने तटस्थता बनाए रखता था। ये बात कि वीर राजा ने शहर के अंदर कभी लड़ाई की आज्ञा नहीं दी, एडवेंचरर्स के बीच काफी आम जानकारी थी। मुझे लगा कि इस दुनिया में भी आप तभी तटस्थ रह सकते हैं जब आपके पास उसे बनाए रखने की ताकत हो। जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मुझे कुछ और खतरनाक आवाजें सुनाई देने लगी। अरे अरे देखो, यहाँ राक्षस हैं, हम इन्हें मार सकते हैं ना? हम अभी अंदर नहीं हैं। हाँ, तुम लोग किस बात के लिए लाइन में खड़े हो? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ऐसा करने देंगे, छोटे कमीनों? इससे पहले कि हम तुम्हें मार डालें, अपनी जगह मुझे दे दो और अपना सामान भी वहीं छोड़ देना, ठीक है? फिर हम तुम्हें जाने देंगे। मुझे लगा कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन फिर से वहां सिर्फ मैं और गोपटा ही थे। कमर पर लंगोट पहने बड़े बड़े भेड़ियों पर सवार गॉब्लिन का झुंड कम से कम थोड़ा ध्यान तो जरूर खींचता, और वो भी अच्छे तरीके से नहीं। इसलिए मैंने अपनी गाइड के साथ अकेले जाने का फैसला किया था। रिगूर मेरे साथ आना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। वे सब अब जंगल के एंट्रेंस पर कैंप लगाकर बैठे थे, हमारे लौटने का इंतजार कर रहे थे, जिससे हम दोनों ही बचे थे। मुझे यकीन है कि हम ऐसे दिख रहे थे कि हमारी गांड पर बड़े बड़े टारगेट बने हों। अब ये दो गोबटा, तुम्हें वो नियम याद है जो मैंने तुम सबको पहले बताए थे? जी जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो क्या तुम मेरे लिए अपनी आंखें बंद करके अपने कान बंद कर सकते हो? झांकना नहीं। ठीक है, लेकिन ठीक है, अपने लोगों के लिए कुछ आसान नियम बनाना और फिर 3 दिन बाद उन सभी को तोड़ देना। ये मुझे रोल मॉडल नहीं बनाएगा, लेकिन गोबटा के रास्ते से हटने के बाद मैं एक बार फिर कचरा साफ करने के लिए आज़ाद था। तभी दाईं ओर के दुश्मन एडवेंचरर ने अपनी नजरें घुमाईं और मैंने भी उसका पीछा किया। वो एक दूसरे ग्रुप की ओर ले गया, एक तिकड़ी जो मुस्कुराते हुए तमाशा देख रहे थे। मेरे दुश्मनों में से एक के पास तलवार थी, दूसरा हल्के कवच पहने हुए था। मुझे लगा कि ये डाकू हैं। बाकी 3 में 2 चोगे पहने हुए लोग थे, जादूगर या साधु या कुछ और एक बड़ा ताकतवर फाइटर। अगर मुझे अंदाजा लगाना होता तो वे सभी एक ही पार्टी में थे और इन दोनों को हमें भगाने और लाइन में हमारी जगह लेने के लिए भेजा गया था, जबकि बाकी 3 हमें खत्म करके दूसरों के साथ ऐसे मिल जाते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस तरह की चीज, कमजोर मॉन्स्टर्स को खत्म करने और उनकी चीजें लेने का एक साफ और आसान तरीका। अच्छी प्लानिंग। बहुत बुरा हुआ कि उन्होंने गलत टारगेट चुना। अरे अरे, लाइन के पीछे जाओ, मैंने उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए कहा। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए अगर तुम पीछे लाइन में लग जाओ तो मैं ये सब माफ कर दूंगा। दोनों कुछ देर के लिए हैरान रह गए, फिर उनके चेहरे लाल हो गए। उन्हें गुस्सा दिलाने में ज्यादा समय नहीं लगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, छोटे कमीने? क्या तुम हमसे पंगा लेना चाहते हो? तुम मर गए। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम अपना सारा सामान वहीं छोड़ दोगे तो तुम जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हें पता है, अब जब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है तो ये बात खत्म है। अपने कॉन्ट्रैक्टर के काम में मैंने ऐसे लोगों को धक्के दिए थे जो इन लोगों से कहीं ज्यादा डरावने दिखते थे। अगर मुझे कोई काम करवाना होता तो मुझे ऐसा करना पड़ता था। कुछ पुराने बदमाश तो ऐसे थे जिनके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे। उसकी तुलना में इसमें तो मुझे मुश्किल से पसीना भी नहीं आया। छोटा कमीना है ना, तुम्हारा मतलब मुझसे है? मैं और किससे बात कर रहा हूँ? एक स्लाइम उन सब में सबसे ज्यादा कमीना होता है यार। इधर आओ, अगर तुम इतने अच्छे से बात करते हो तो हम तुम्हें अपना गुलाम बना लेंगे। एक मॉन्स्टर गुलाम? क्या ऐसे भी होते हैं? चलो इस बारे में बाद में देखते हैं। हमारे आसपास के व्यापारियों और दिखने वाले एडवेंचरर्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। बेहतर होगा कि वे पहले मुझ पर नजर रखें। मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में सही आत्मरक्षा का कॉन्सेप्ट है या नहीं, लेकिन जितना हो सके उतने चश्मदीद गवाह होना बुरा नहीं होगा। बुरी बात यह है कि ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी इंसान मेरी मदद करने में दिलचस्पी रखता है। सच में, अगर मैं एक छोटी लड़की होती तो मुझे यकीन है कि कहानी अलग होती।
तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कमीना कहकर बच जाओगे, है ना? और तुमने मुझे स्लाइम भी कहा। हाँ बिल्कुल, तुम और क्या हो? कमीने, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मुझे बेवकूफ़ की तरह ट्रीट करने दूंगा? तुम मर गए। अब अपनी जान की भीख मांगने में बहुत देर हो गई है यार। दोनों ने अपने हथियार निकाल लिए। ओप, वे चले गए। यार कितनी बुरी किस्मत है, ये लोग पहले इंसान थे जिन्होंने मुझसे बात की। यकीन नहीं हो रहा कि मॉन्स्टर कितने ज्यादा फ्रेंडली थे। हमारे आसपास के लोग सुरक्षित जगह पर जाने लगे थे। मुझे लगा कि वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। गेट के गार्ड्स ने भी जरूर देखा होगा क्योंकि वे जल्दी से आ रहे थे। उन पर नजर रखते हुए मैंने आराम से खुद को आगे बढ़ाया। हे, एक कमीना है ना, एक स्लाइम। तुम्हें ये आइडिया कहाँ से मिला कि मैं एक स्लाइम हूँ, है ना? मैंने उन्हें बाकी खुद भरने दिया। बेशक मैं एक स्लाइम था, कोई भी ऐसा ही कहता। क्या बकवास बंद करो यार। हाँ, अगर तुम स्लाइम नहीं हो तो मुझे दिखाओ कि तुम सच में क्या हो। मरने के बाद बहाने बनाना मुश्किल होगा। वे असल में मेरे बदलने का इंतजार कर रहे थे, जैसा मैंने सोचा था। मुझे यकीन था कि मैं स्लाइम के रूप में जीत सकता हूँ, लेकिन अपनी स्किल्स को रोकना थोड़ा मुश्किल था। मैं अपने वाटर ब्लेड से उनमें से हर एक को 2 बराबर टुकड़ों में काट सकता था। इसे कम करके सिर्फ उन्हें बेहोश करना ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, मैंने चिल्लाकर कहा, एक्टिंग जारी रखते हुए। मुझे तुम्हें अपना असली रूप दिखाने दो। फिर मैंने वो जादुई आभा छोड़ी जिसे मैं छुपा रहा था। बेशक बस थोड़ा सा। मैंने चारों ओर देखा, ये देखने के लिए कि दर्शकों ने इसे नोटिस किया है। हमारे आसपास के कुछ लोगों ने किया था। इस बीच मेरे सामने के 2 बेवकूफ़ों को कुछ पता नहीं चला। सिर्फ भौंकते हैं, काटते नहीं। मुझे लगता है उन्हें परखना काफ़ी हो गया। अब किस में बदलूं? मेरे शरीर से एक काला धुआं निकला जिसने उसे पूरी तरह से ढक लिया। जब वो हटा तो उसकी जगह एक अलग मॉन्स्टर खड़ा था, एक काला भेड़िया। रुको, जब मैंने बॉस को अब्जॉर्ब किया और तुरंत बाद बदला तो क्या मैं डायर वुल्फ नहीं था? अब मैं रंगा और उसके झुंड की तरह ही काला था। अगर कुछ था तो मैं असल में रंगा से भी ज्यादा बड़ा था और मेरे सिर पर 2 सींग थे। रूप टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ। ठीक है, मुझे लगा कि अगर मैंने जिस मॉन्स्टर टाइप को खाया था वो इवॉल्व हुआ तो मेरा मिमिक रूप भी उसके साथ इवॉल्व हो गया। मैं इवॉल्व्ड रंगा से भी एक लेवल आगे था। आखिरकार उसके पास सिर्फ 1 सींग था। कम महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे बहुत ज्यादा शक्ति महसूस हुई। मेरे अंदर सब ठीक था। मुझे यकीन था कि ये दृश्य उन बेवकूफ़ों को अपनी तलवारें गिरा देने और तुरंत भाग जाने पर मजबूर कर देगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हा, तुम कितने भी खतरनाक दिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे लिए अभी भी एक छोटे से कमीने हो। तुम्हें लगता है कि ये हमें डराने के लिए काफी था? अरे यार, इन्हें ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें अब तक समझ जाना चाहिए था दोस्तों। I mean, क्या मैं काफी खतरनाक नहीं दिख रहा हूँ? और अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है तो क्या शेप चेंजिंग स्लाइम को देखकर तुम्हें कम से कम थोड़ा तो रुकना नहीं चाहिए? लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। शायद उन्हें लगा कि उनके पास बैकअप के लिए अभी भी उनके 3 दोस्त थे। मेरे पास कुछ और स्किल्स भी थी। सेज के अनुसार 5: तेज गंध, विचार संचार, दोषारोपण, छाया गति और गहरी बिजली। छाया गति कुछ ऐसा था जिसका रंगा और उसका झुंड इस समय अभ्यास कर रहा था। वे अपने साथी की छाया में छिप सकते थे, फिर जब भी उन्हें बुलाया जाता वे उसी जगह पर फिर से प्रकट हो जाते। वे अभी भी छाया के अंदर जाने वाली बात सीख रहे थे, इसलिए इसमें शायद थोड़ा समय लगेगा। इस बीच गहरी बिजली, उसे तो मुझे टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर मैंने इसे अभी आजमाया तो मेरे दुश्मन जलकर राख हो जाएंगे, मुझे यकीन था। मैंने उन दोनों की बेवकूफ़ी को कम आंका था, इसलिए यहाँ चीज़ें खराब हो सकती थी। किसी भी तरह गहरी बिजली का सवाल ही नहीं था। अगर दोषारोपण उन पर काम करता तो कितना अच्छा होता। अपनी ही बेवकूफ़ी के बारे में क्या कहूँ। इस बीच दर्शक साफ तौर पर डर से कांप रहे थे। कुछ तो पहले ही अपना संतुलन खो चुके थे। अरे यार, खैर जो भी हो, मेरा इससे मन भर गया है। मुझसे मुकाबला करो। मैंने उन्हें शुरुआत करने के लिए एक फ्री मौका दिया। वैसे अगर मुझे नुकसान होता तो जिस रूप को मैं नकल कर रहा था उसका क्या होता? मैंने असल में एक बार इसका टेस्ट किया था। मैंने जानबूझकर आर्मोसोरस छिपकली के रूप में खुद पर हमला करवाया। मैंने पाया कि जब मुझे काफ़ी नुकसान होता था तो मैं अपने आप स्लाइम रूप में वापस आ जाता था। हालांकि नुकसान सिर्फ नकल पर लागू होता था, मेरे स्लाइम बदन पर नहीं। मुझे लगा मिमिक्री बनाने वाले मैजिक्यूल्स मेरे बदन को भी वार से बचा रहे थे। जिन पाबंदियों के साथ मुझे काम करना था वो लगभग 3 मिनट का इंतजार था जो मुझे दूसरा रूप बदलने से पहले करना पड़ता था, और हर मिमिक टाइप के लिए मुझे जो मैजिक खर्च करना पड़ता था। लेकिन मैजिक कोई समस्या नहीं थी, सच में। मेरे पास जितनी मात्रा में मैजिक था उसे देखते हुए, दूसरे शब्दों में मैं उन लोगों को जितना चाहे उतना मुझ पर हमला करने दे सकता था, भले ही वे जितने दिखते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हों। मैं बस स्लाइम रूप में वापस आ जाता और खिसक जाता। आसान। हा, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
मेरी बात सुनकर तलवारबाज चिल्लाते हुए मुझ पर झपटा। रह, विंड ब्रेकर स्लैश। क्या यह तलवारबाज की स्किल है? उसकी तलवार की धार हरी चमकने लगी, लेकिन इससे मुझे चोट नहीं पड़ी। दुख की बात है, मेरी खाल ने उसकी ताकतवर तलवार को साफ 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे ही उसने हमला किया, उसके साथी ने मुझ पर 3 खंजर फेंके। मुझे ये इशारा अच्छा लगा। एक साथ 3 फेंकना मुश्किल रहा होगा, लेकिन उनमें से किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ के बाल भी तोड़ सके। क्या था वो? मैंने उन पर ताना मारा, विलन का किरदार निभाने की पूरी कोशिश करते हुए। सच में क्या था वो? मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। क्या वो स्किल का नाम सिर्फ दिखावे के लिए था? नहीं नहीं, तुम्हारी वो खाल, ये बहुत सख्त है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं हो सकता। मेरी तलवार चांदी से बनी है, इसे राक्षसों को ज्यादा चोट पहुंचानी चाहिए। चांदी एक अपेक्षाकृत कमजोर धातु है ना भाई? हे, मेरी मदद करो तुम लोग। जाहिर है तलवारबाज को अब अपनी इज्जत बचाने की परवाह नहीं थी। मुझे लगा कि वो दूसरा तीनों का ग्रुप आखिरकार उसी के साथ था। हा, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अरे यार, खैर जो भी हो, मुझे इससे मन भर गया है। मुझसे मुकाबला करो। मेरे चारों ओर 5 लोगों ने मुझ पर हमला किया। तलवारबाज ने हवा की जादुई तलवारें बुलाई। उसके साथी ने एक छोटी तलवार निकालकर मुझ पर वार किया। उसके भारी भरकम फाइटर ने ग्रैंड ब्रेकर स्लैश चिल्लाते हुए एक बड़ी कुल्हाड़ी उठाई और उसे नीचे पटक दिया। जादूगर ने मेरी तरफ कुछ आग के गोले फेंके और उसके साधु दोस्त ने अपने लिए एक जादुई सुरक्षा कवच बनाया, ये सोचकर कि मैं सबसे पहले उसे निशाना बनाऊंगा। पार्टी के हिसाब से ये काफी बैलेंस्ड था। उनकी एकमात्र समस्या ये थी कि उनके किसी भी हमले का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। जब धूल छटी तो ग्रुप ने हिम्मत करके मेरी तरफ देखा। वे इतने हैरान थे कि बोल नहीं पा रहे थे। शायद अब दोषारोपण काम करेगा। धरती को हिला देने वाली दहाड़ के साथ मैंने इसे बुलाया, लेकिन अफसोस, मैंने गड़बड़ कर दी। मेरा मतलब ये नहीं था कि दर्शक भी जमीन पर बेहोश हो जाएं और उनके पैंट के चारों ओर तरह तरह की चीजें निकल आएं। क्या मुसीबत है? अब क्या? इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। पार्टी? वेल, उन पर अभी बहुत करीब से दोषारोपण का हमला हुआ था। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि उनके साथ क्या हुआ। मेरी मैजिक सेंस स्किल बॉनो की सिक्योरिटी फोर्स को हमारी तरफ दौड़ते हुए महसूस करने लगी। हाँ, ये खत्म हो गया, मैंने धीरे से कहा। सच में खत्म हो गया। मैंने उनकी तरफ देखा, सोचते हुए कि इसके बाद वे अपने अंडरवेयर कैसे साफ करेंगे, कोशिश करते हुए। बस कुछ और पलों के लिए अपनी नई सच्चाई को दूर रखने के लिए। मुझे इसके लिए सच में बहुत अफसोस है। मैंने गार्ड रूम के अंदर झुककर प्रणाम किया, या कम से कम ऐसा करने का इरादा तो था ही। हमारे मचाए गए हंगामे के बाद सिक्योरिटी हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। कुछ ही पलों में गार्ड्स का एक दस्ता हमें घेर चुका था। खैर, सच कहूं तो मुझे ही, ये देखते हुए कि बाकी 5 कितने बेहोश थे। मुझे पता है, मैंने सोचा, मैं बस एक स्लाइम में बदल जाऊंगा और खिसक जाऊंगा। और मैंने कोशिश भी की, लेकिन इससे पहले कि मैं हिल पाता, उन्होंने मुझे एक साथ पकड़ लिया और दबाकर ऊपर उठा लिया। बस हो गया काम। सैनिकों ने मुझे अपनी सबसे अच्छी अब कोई संघर्ष नहीं वाली मुस्कान दिखाई। हालांकि उनके माथे से बहता पसीना ये बता रहा था कि इस गिरफ्तारी के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। रुको रुको, मैंने चिल्लाया, गोपटा की तरह पागलपन वाला अभिनय करते हुए। हमने कुछ नहीं किया, हम यहाँ पीड़ित हैं। ठीक है, मुस्कुराते हुए जवाब आया। हम तुम्हारी बात गार्ड रूम में सुनेंगे, उसके बाद भागने की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना? मुझे लगता है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। गोपटा क्या कर रहा है? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी आंखें अभी भी बंद थीं और उसने अपने कानों पर हाथ रखे हुए थे। ओह, ये क्या? वो क्या सोच रहा है? साफ है कि वो कुछ नहीं सोच रहा है। वो इसके लिए बहुत बेवकूफ़ है। कम से कम वो आदेश तो अच्छे से मानता है। किस्मत से मैं इतनी जोर से चिल्लाने में कामयाब रहा कि उसका ध्यान आकर्षित कर सकूं। कुछ ही देर में हम सब खुशी खुशी सिक्योरिटी गार्ड्स के ऑफिस की ओर जा रहे थे। तो ये हुआ। 1, मुझ पर हमला हुआ। 2, मैं एक भेड़िया बन गया। 3, मैंने थोड़ा सा हाउल किया। तुम्हें क्या लगता है, मेरी गलती नहीं है ना? मैंने अपने ऊपर खड़े सैनिक को देखते हुए सोचा। वो अभी भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये भाव उस रूखे, मिलनसार दिखने वाले बौने और उसकी लंबी घनी दाढ़ी पर सूट कर रहा था, सिवाय उसके माथे से उभरी हुई उन बदकिस्मत नसों के। ऑफिसर, आप मुझे अपने साथ क्यों ले गए? अरे बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कह रहे हो? हमारे चीफ हम पर चिल्ला रहे हैं क्योंकि तुमसे बदतमीजी की गई। क्या? सच में? मुझे माफ़ करना, मैंने फिर से गड़बड़ कर दी ना? खैर, इस बार तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगली बार थोड़ा और सावधान रहना, ठीक है? वाह, लगता है उन्हें आखिरकार समझ आ गया।
अच्छा हुआ कि इंसानी जिंदगी का मेरा सब पर इल्ज़ाम डालो वाला हुनर अभी भी काम कर रहा था। ये एक एडवांस्ड काबिलियत थी जो सालों की जिंदगी के अनुभव के बाद मिली थी। सबसे ज़रूरी बात ये थी कि अपने दुश्मन को तुम पर शक करने का एक भी मौका न दो। ये मुश्किल था और शायद मैंने इसे थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा था, लेकिन मेरे बयान ने पूरी बात को काफ़ी अच्छे से बता दिया था। ऐसा लग रहा था कि जिन गवाहों से उन्होंने बात की थी उन्होंने भी वही बात कही थी। तो वो भेड़िया क्या था? मेरे ऊपर नज़र रखने वाले सिपाही ने पूछा। उसका क्या मतलब है कि ये क्या है? प्रजाति तुम्हारा मतलब है? ये एक नहीं, नाम नहीं, मेरा मतलब है उस तरह का मॉन्स्टर यहाँ क्यों आया, वो कहाँ से आया, कहाँ गया, मैं वो सब सुनना चाहता हूँ। मैंने उसे बताया था कि वो सिर्फ नकल है। उसे मेरे पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा था कि मैं उसके साथ काफ़ी खुला हुआ था। मुझे पता था कि एक हीरो के लिए अपनी सीक्रेट पहचान छिपाना आम बात है, लेकिन मैं वैसे भी कोई हीरो नहीं था। खैर, मैंने तुम्हें बताया था, वो बस मैं ही था जो बदला हुआ था। हाँ, देखो, एक स्लाइम का बात करना ही बहुत कम होता है और तुम चाहते हो कि मैं इसमें आकार बदलने की बात भी जोड़ दूं? नहीं, मेरा मतलब है, देखो, क्या तुम मुझे दिखाना चाहोगे? नहीं, ठीक है, लेकिन अगर तुम आकार बदल सकते हो तो ये कैसे मुमकिन है? तुम एक स्लाइम होना। ये रुको, मुझे इसका जवाब कैसे देना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि अगर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये एक जन्मजात क्षमता है या कुछ और तो वो मानेगा। इससे तो मैं गोप्ता के लेवल पर आ जाऊंगा। सोचो यार, तुम्हें अब एक अच्छा बहाना सोचना होगा। ठीक है, असल में मुझ पर श्राप था। लगता है मेरे टैलेंट की वजह से किसी को जलन हुई होगी। मैं इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ओह, सच में? श्राप? फिर क्या हुआ? फिर मुझे कुछ इल्यूजन्स पहलाते हैं, लेकिन उस समय मैं सिर्फ एक स्टूडेंट थी, इसलिए उस बुरे जादूगर ने मुझे स्लाइम में बदल दिया। मैं श्राप को खत्म करने का तरीका ढूंढने के लिए सफ़र पर हूँ और बस यही है। तो तुम एक बुरे जादूगर से क्यों मिली? उसने तुम्हें मारने के बजाय श्राप क्यों दिया? नंग, अगर तुम मेरे पर विश्वास कर लेते तो ये बहुत आसान हो जाता यार। तुम्हें इतना जिद्दी होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा ही करती। अगर उसने मेरी कहानी पर विश्वास कर लिया होता तो वो गोबलिन से भी ज्यादा भोला होता। मेरे और सैनिक के बीच ये छोटी मोटी बातचीत लगभग 2 घंटे तक चली। ... हमारी जोरदार बहस के आखिर तक मेरे पास लगभग एक पूरे नॉवल जितनी बैक स्टोरी थी। एक अकेली जवान और खूबसूरत लड़की की जिसे एक बुरे जादूगर ने बेरहमी से स्लाइम में बदल दिया था। हमारी इस कहासुनी के बीच, अगर आप इसे ऐसा कहना चाहें तो, सैनिक के सवालों ने मुझे अपने दिमाग में एक शानदार दुखद कहानी बनाने में मदद की। मैं एक जवान जीनियस थी, एक लड़की जिसे ट्रांसफॉर्मेशन और इल्यूजन मैजिक की कला में जन्म से ही महारत हासिल थी। एक क्रूर चुड़ैल ने मुझ पर एक भयानक जादू किया था और मैं उस श्राप से छुटकारा पाने के लिए सफ़र पर थी। ऐसा क्यों होना था और मैंने रास्ते में खुद को एक जादुई लड़की में क्यों बदल लिया? और सबसे बुरी बात ये थी कि जब भी मैं कुछ कहती, जब कहानी पटरी से उतर जाती, तो सैनिक के अगले सवाल से मुझे गलती सुधारने में मदद मिलती। ओह ठीक है, मैंने खुद से कहा, जैसे ही कहानी अपने मज़ेदार तरीके से रास्ते पर आगे बढ़ी। इसके आखिर तक मैं और सैनिक दोनों मंत्रमुग्ध थे, उम्मीद कर रहे थे कि लड़की किसी तरह अपनी खोज में सफल हो जाएगी। हमारी आंखें जुनून से जल रही थीं, कम से कम उसकी तो जल रही थीं। सच में हमारा एक ऐसा कनेक्शन था जो सिर्फ शब्दों से कहीं ज्यादा था। ठीक है, रिपोर्ट के लिए बस इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। धड़ाम। इससे पहले कि सैनिक अपनी बात पूरी कर पाता, उसके पीछे का बड़ा दरवाज़ा खुल गया। एक और सैनिक अंदर भागा आया। सर, खानों में एक आर्मरोसॉरस आ गया है। उसने पहले ही कई खरीकों को उनकी जगहों पर घायल कर दिया है। क्या तुमने उसे हरा दिया? वहाँ सब ठीक है, एक सप्रेशन फोर्स रास्ते में है, लेकिन कुछ खनिक काफ़ी घायल हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि कोई युद्ध चल रहा है या कुछ, लेकिन शहर की दुकानों में दवाएं खत्म हो गई हैं और किला हमें उनके स्टॉक तक पहुंचने नहीं दे रहा है। हमारे हीलर्स का क्या? बात यह है सर, घायल लोग बहुत अंदर थे, जादुई आईएस की खुदाई कर रहे थे। गार्ड हाउस के हीलर्स दूसरे मामलों को संभाल रहे हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक नौसिखिया बचा है। धिक्कार है, लगता है मामला गंभीर है। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये इतना ज़रूरी है तो किले से कुछ ले लो, मैंने सोचा। लेकिन मेरे पास कुछ पोषण तो है, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं था कि मुझे उम्मीद थी कि ये इशारा मेरे चरित्र की गवाही देगा और मुझे मुसीबत से बचा लेगा। हमें बस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है, बस इतना ही। मुझे पता है कि ये बात मेरे मुंह से अजीब लग रही है, लेकिन दयालुता ही अपना सबसे अच्छा इनाम है और वगैरह वगैरह। मुझे इसका फल किसी दिन ज़रूर मिलेगा। सर, क्या मैं बिजी हूँ? अभी के लिए मेरा काम तुमसे हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें अभी जाने नहीं दे सकता। जब तक हालात थोड़े शांत नहीं हो जाते, तब तक इसी कमरे में रहो। नहीं, वो नहीं, मेरे पास ये है। मैंने रिकवरी पोशन निकाला।
या शायद उसने इसे थूकना समझा होगा। ये क्या है? एक रिकवरी पोशन। इसे पियो, इसे लगाओ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तुम जैसे स्लाइम के पास ये क्या कर रहा है? अरे रहने भी दो, मेरी कहानी का क्या हुआ? वो फिर से मेरे साथ स्लाइम जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है? वो पूरी पूछताछ के दौरान मुझे उकसा रहा था ना। ऐसा नहीं था कि मैं उत्सुक नहीं था, लेकिन ठीक है, अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ इसे आजमाओ। तुम्हें कितने चाहिए? हमारे 6 आदमी घायल हैं, लेकिन क्या तुम पक्का हो? जो सिपाही अभी अभी अंदर आया था वो मुझे हैरानी से देख रहा था। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी किसी मॉन्स्टर से पोषण नहीं लेता। छी, यहीं रुको, ठीक है, चलो। लेकिन कैप्टन, वो एक मॉन्स्टर है। बस करो, मुझे उनके पास ले चलो। घनी दाढ़ी वाले कैप्टन ने मेरे दिए 6 पोषण ले लिए और भाग गया। जो शानदार फैंटेसी कहानी हमने अभी अभी बनाई थी, मुझे लगा मैंने उसका भरोसा कुछ हद तक जीत लिया था। शायद वो आखिरकार एक अच्छा आदमी था, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक पूरा कैप्टन होगा। ये खत्म हो गया? गोप्ता ने मेरे कहे हर शब्द पर चुपचाप सिर हिलाने के बाद पूछा। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हम यहाँ बैठकर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है सर। फिर हम खाली जगह में देखने लगे। जो सिपाही कभी कभी झांकते थे वे हमें उलझी हुई नजर से देखते थे, लेकिन इसके अलावा 1 घंटे तक ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मैं अपने स्टिकी थ्रेड मूव्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था जब मैंने कैप्टन के भारी पदों की आवाज सुनी। जैसे ही मैंने उसके अंदर आने का इंतजार किया, रेशमी चाबुक मेरे शरीर में वापस चली गई। गोप्ता सो रहा था, जिससे साबित हुआ कि शायद वो शुरू से ही मुझसे ज्यादा स्मार्ट था। धन्यवाद सर, दाढ़ी वाले कैप्टन ने कमरे में घुसते हुए सिर झुकाकर गरजते हुए कहा। खनिक उसके पीछे पीछे आए। तुम ही हो जिसके पास पोषण थे? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हाथ काफी बुरी तरह फट गया था। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी दोबारा काम कर पाऊंगा, भले ही मैं जिंदा बच जाता। धन्यवाद। ... आखिरी आदमी ने जब उन सबके जाने से पहले कुछ नहीं कहा तो मुझे काफी यकीन था कि वो भी शुक्रगुजार था। ये देखकर खुशी हुई कि दवाएं काम कर गई। इस समय सूरज डूब चुका था। बाहर लगभग पूरी तरह अंधेरा हो गया था जब कैप्टन ने मुझसे दोबारा बात करना शुरू किया, इस बार गंभीरता से। पता चला कि जिन 5 लोगों ने मुझसे लड़ने की कोशिश की थी वो इस देश के फ्री गिल्ड के सदस्य थे। उनमें टैलेंट था, लेकिन उनकी पहले से ही दंगाबोरी करने वालों के तौर पर बदनामी थी। ये उन्हें सबक सिखाएगा, कैप्टन जोर से हंसते हुए कहा। गार्ड को पहले से ही यकीन था कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मुझे फिर भी उन दूसरे पीड़ितों के सम्मान में हिरासत में रखा गया था जिन्हें मैंने अनजाने में अपने कामों से परेशान किया था। हालांकि कोई भी आरोप नहीं लगा रहा था। मुझे लगता है कि उन्हें लगा होगा कि पैंट गीली करने के लिए मुआवजा मांगना कोई समझदारी सामाजिक कदम नहीं होगा। तो मैंने उसे सच बताया। मैं एक गोब्लिन गांव को दोबारा बनाने में मदद कर रहा था और हम यहाँ लकड़ी पर नक्शाकारी के लिए आए थे। कुछ लोगों ने हमें परेशान करने की कोशिश की और इस योजना के बीच में मैंने अनजाने में भेड़िया का रूप धारण कर लिया और मैं इसी खोज के साथ घूम रहा था और कुछ गड़बड़ हुई और धीरे धीरे हम यहाँ पहुँच गए। कैप्टन सुनकर हंस पड़ा। क्या तुम इसे हमारी रिपोर्ट में डाल सकते हो? ये केवल एक रिकवरी पोशन के बदले था। मैंने इसे कमाई के तौर पर देखा और इसे एक विन विन सिचुएशन माना। मुझे लगता है कि ये हमेशा से काम करता है। कैप्टन ने हमें अच्छे सलाम किया कि तुम जैसे स्लाइम्स को यहाँ दुनिया के लिए कुछ अच्छा करते देखकर अच्छा लगता है। जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ ये अच्छा निर्णय था। शाम को कैप्टन ने कुछ खनिकों को साथ लेकर सिद्धि को दबा कर दिया और उस समय मुझे पता था कि ये सारा मुझे सहा है। जो शानदार फैंटेसी कहानी हमने अभी अभी बनाई थी, हथियारों और कपड़ों की जरूरत थी, साथ ही ऐसे किसी व्यक्ति की भी जो थोड़ी ऑन साइड गाइडेंस दे सके। कैप्टन ने ध्यान से सुना। उसके कुछ आदमी भी कभी कभी बीच में बोल रहे थे। उन्होंने गोप्ता से कुछ सवाल भी पूछे, भले ही उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और चेहरा हैरान था। अगले दिन हम अभी भी गार्ड रूम में थे। गोप्ता ने सोने के लिए एक और सेल उधार लिया था जिसे मुझे लगा कि वो अभी भी इस्तेमाल कर रहा होगा। करने के लिए कुछ बेहतर ना होने के कारण मैं गार्ड हाउस के पीछे मैदान में कुछ बौने सैनिकों को सुबह की ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था। अपनी स्पीड पर काम करने के लिए भारी लकड़ी की तलवारें घुमाना, नकली लड़ाई में थोड़ी स्पैरिंग करना, कुछ चक्कर लगाना, रोज की तरह मैं वहां बैठा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि वे उन अलग अलग जीवों का सामना कैसे करेंगे जिनसे मैं इस समय तक मिल चुका था। ये मेरे लिए एक खेल जैसा था, लेकिन क्या ऋषि को बुरा लगेगा अगर मैं इसका इस तरह इस्तेमाल करूं? ये टैलेंट की बर्बादी जैसा लगता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मजा आएगा।
पता चला गार्ड्स के पास शायद ही कोई मौका था। अगर मैं खुद को हैंडीकैप भी देता तो भी उनमें से कुछ ही ऐसे थे जो चमगादड़ और छिपकली को हरा सकते थे। 1-on-1 मुकाबले में पलड़ा राक्षसों की तरफ काफ़ी भारी था, लेकिन चूंकि बौने हमेशा 4 से 6 लोगों की टीमों में काम करते थे, इसलिए कुछ मिलीजुली पार्टियां मकड़ी का सामना काफ़ी अच्छी तरह से कर सकती थीं। हालांकि मैदान में मौजूद 20 के 20 लोग भी तन खजूरे का सामना नहीं कर सकते थे। मैं इन लोगों से स्पेशल फोर्सेस टाइप होने की उम्मीद नहीं कर रहा था, इसलिए नतीजे मुझे समझ में आए। जब तक गोप्टा जागा तब तक वे लगभग अपना काम खत्म कर चुके थे। कैप्टन भी लगभग उसी समय आया। ठीक है, उसने कहा, तुम जाने के लिए आज़ाद हो। माफ़ करना मैंने तुम्हें इतनी देर तक यहाँ रखा। मुझे तुम्हें कम से कम एक रात के लिए यहाँ रोकना पड़ा। माफ़ी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, इससे मेरे एक रात के होटल का खर्च बच गया कम से कम। खुशी है कि तुम इसे इस तरह देखते हो। यहाँ मुझे इसकी भरपाई करने दो। मैं तुम्हें एक टैलेंटेड लोहार से मिलवा सकता हूँ जिसे मैं जानता हूँ। वो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। आखिरकार चीज़ें बेहतर हो रही थीं। हमें अभी अभी प्रायोरिटी एंट्री मिली, एक इंस्पेक्शन शिम इंस्पेक्शन, और हमारे पास खर्च करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी थे। मुझे लगा था कि ऐसा हथियार बनाने वाला ढूंढना जो पहली नज़र में ही मुझे ना लूटे एक मुश्किल काम होगा, लेकिन मिलिट्री रेफरल तो सबसे अच्छी चीज़ थी जो मैं मांग सकता था। शायद मैं आखिरकार थोड़ा आशावादी हो सकता हूँ। इसके बदले में कोई शर्त? मुझे तो सिर्फ पॉन साइट्स वाली शर्तें ही पसंद थीं। अगर आपके पास वे रिकवरी पोशन बचे हैं तो क्या आप उन्हें देना चाहेंगे? आहा, उनके पास सच में इनकी कमी होगी, है ना? उस सैनिक ने ये कल बताया था। खैर, मेरे पास बहुत सारे हैं जो मैं आप लोगों को बेच सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी रेट नहीं पता। अब क्या? अरे क्यों नहीं, वैसे भी उन चीज़ों को बनाने में मेरी लागत बिल्कुल ज़ीरो थी। अगर उसे कुछ चाहिए तो वो ले सकता है। ठीक है, मैंने जवाब दिया। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने चाहिए। मुझे भी कुछ अपने लिए रखने होंगे। जितने भी एक्स्ट्रा आप देना चाहें वो मेरे लिए ठीक है, भले ही वो सिर्फ एक हो। कहने का तरीका थोड़ा अजीब है ना? मुझे लगा था कि वो गार्ड के स्टॉक को फिर से बनाना चाहता है। मुश्किल वक्त में एक काफ़ी नहीं होगा, है ना? खैर, जो भी हो, शायद हालात सच में इतने बुरे थे। ठीक है, तो 5 कैसे रहेंगे? 5? ये बहुत बढ़िया होगा। ज़रूर। ओह हाँ, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप उन्हें थोड़ा पतला भी कर देंगे तो भी वो काम करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ नॉर्मल कट का घाव है तो 10 हिस्से पानी और 1 हिस्सा पोषण काफ़ी होगा। कैप्टन ने उत्सुकता से सिर हिलाया, पूरी तरह से मान गया। मैंने अपने 5 पोषण निकाले और उसने जवाब में मुझे एक छोटी थैली दी। अंदर मुझे सोने के सिक्के दिखे। मुझे पता है कि ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। मैं आपको इनमें से हर एक के लिए 5 सोने के सिक्के दूंगा। तो 25 सोने के सिक्के मेरे लिए ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैं खुद का नुकसान कर रहा हूं या नहीं, लेकिन मैं मोलभाव करने की हालत में नहीं हूं। हालांकि बेहतर होगा कि पता लगा लूं कि ये असल में कितना है। अगर मैं कर सकता। काफ़ी नहीं है सर, मैं यहाँ अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, कीमत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे आपसे पूछना था। हाँ, ऐसा है तो आपको क्या चाहिए था? ओह, ये अच्छा रिएक्शन नहीं है। तो क्या मुझे लूटा जा रहा है? मुझे पता था कि मुझे ज़्यादा कीमत से शुरू करना चाहिए था। खैर, कैप्टन काफ़ी अच्छा आदमी लगता है। मुझे शक है कि वो मुझे इतनी बुरी तरह से लूट रहा होगा। मुझे ये मानते हुए दुख हो रहा है कि मुझे ठीक से नहीं पता कि इस पैसे की क्या कीमत है या यहाँ कीमतें कैसी हैं। अगर आप मुझे कुछ गाइडेंस दे सकें तो इससे सच में मदद मिलेगी। मैं तो एक स्लाइम हूँ वैसे भी। कल की मैजिकल गर्ल स्टोरी को गलत साबित करने का क्या तरीका है यार? अच्छा हुआ कि उसने पहली जगह पर इसे खरीदा ही नहीं था। गोप्टा और मेरे जाने से पहले हमारी काफ़ी देर तक बातचीत हुई। जल्द ही मैं फिर से आज़ादी की ताज़ी हवा में था, लेकिन लंच से पहले नहीं। कैप्टन ने जोर दिया। मुझे किसी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा था, लेकिन तारीफ अच्छी लगी, मुझे लगता है। काफ़ी समय बाद मैंने खाने का मज़ा उठाया। उफ, मुझे इतना बिजी क्यों रहना पड़ता है? काइजिन बोना खुद से बड़बड़ाया। उनका क्या मतलब है कि पूर्वी साम्राज्य हरकत में आ सकता है? ये सबसे बेवकूफ़ी भरी बात है जो मैंने कभी सुनी है। एर ने सुना। उसे शक करने की वजह थी। राज्य में 300 सालों से शांति थी। साम्राज्य के पास वो सारी दौलत थी जो वो कभी भी चाहता था। फिर हमला करने का उसका क्या मकसद हो सकता था? यही बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। बेशक, काइजिन ने खुद से कहा, मुझे शक है कि इस शहर के हथियार बनाने वालों को अपने खजाने भरने के लिए एक अच्छी लड़ाई से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अचानक मेरा काम इतना बिजी क्यों हो गया है? और ये उसकी अकेली समस्या नहीं थी। वो गुस्से में आ गया। वो उस कमीने मंत्री को कोस रहा था।
उसने अपना माथा रगड़ा और सोचा कि वो उस आदमी को हथौड़े से मार रहा है और आह भरी। आजकल बहुत आहें भर रहा था। ज्यादा समय नहीं बचा था। मना करने से उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। मैं ये नहीं कर सकता, कोई बहाना नहीं होगा। वो अपने कुछ दोस्तों का इंतजार कर रहा था कि वे उससे संपर्क करें और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सब कुछ खत्म हो सकता था। उसने एक हथियार बनाने वाले के तौर पर अपना अच्छा नाम बनाया था, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं था। बिना किसी कच्चे माल के कोई भी कारीगर हथियार कैसे बना सकता है? आखिरकार उसे वो खबर मिली जिसका वो इंतजार कर रहा था। माफ करना, एक ने दरवाजे से अंदर आते हुए कहा। हम कल आपसे संपर्क करना चाहते थे, लेकिन हम एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए। वे 3 आदमी थे, बौने, सभी भाई, वो तिकड़ी जिसे काइजन ने माइनिंग का काम सौंपा था। सबसे बड़ा गाम था, एक कवच बनाने वाला जिसकी बाहें लंबी और मजबूत थीं। बीच वाला डोल्ड था, जो अपनी बारीक कारीगरी के लिए पूरे राज्य में मशहूर था। सबसे छोटा मिल्डो कभी कभी ही बोलता था, लेकिन वो लगभग हर काम में माहिर था। आर्किटेक्चर, कला, आप जो भी कहें, एक तरह का जीनियस। उनमें से कोई भी अकेले एक सफल बिजनेस चलाने के लिए काफी टैलेंटेड हो सकता था, लेकिन उनमें एक बड़ी कमी थी। अपनी अपनी भगवान दी गई प्रतिभाओं के अलावा वे पूरी तरह से बेकार थे। बिना इंस्ट्रक्शन मैनुअल के खुद कपड़े भी शायद मुश्किल से पहन पाते थे। उनमें से किसी में भी बिजनेस करने की समझ या सफल करियर की बुनियाद रखने की समझ नहीं थी। ऐसा लगता था कि वे दूसरों को अपना इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते थे। इसी तरह उन्होंने अपनी दुकान एक ऐसे आदमी को सौंप दी जिसने उसे उनसे चुरा लिया। अपने नेचुरल टैलेंट से जलने वाले एक ट्रेनी के जाल में फंस गए। एक मंत्री की रिक्वेस्ट खराब करने के बाद सरकार ने उन्हें परेशान किया। आखिर में जब कहीं और जाने की जगह नहीं थी तो वे काइजन के पास गए, जो उनका एक पुराना दोस्त था और युवा में उनके लिए लगभग चौथा भाई जैसा था। वो चाहता था कि वे उसे पहले बुलाते, लेकिन ये बात ना तो यहाँ की थी और ना वहाँ की। उन्हें छिपने के लिए कोई जगह चाहिए थी और उसे दुकान में कुछ मदद की जरूरत थी। बस दिक्कत ये थी कि काइजन के पास उनके लिए कोई काम नहीं था। वे लड़ाई के सामान का व्यापारी था और उसके पास हथियारों को छोड़कर बाकी सभी सामान के लिए पहले से ही पक्के कनेक्शन थे। वे हथियार वो खुद बनाता था और उसे लगा कि वो तीनों को अपनी बाकी लाइनअप बनाने में बिजी रख सकता है, लेकिन वो उन्हें तुरंत काम पर नहीं रख सकता था। अपने कवच और एक्सेसरीज बनाने वालों को अचानक ये बताना कि अब उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है, इससे आसानी से बचा जा सकने वाला झगड़ा हो सकता था। जब तक हालात थोड़े ठीक नहीं हो जाते, उसे हमेशा की तरह बिजनेस जारी रखना होगा। इसके बजाय कुछ दूसरे ऑप्शन होने के कारण काइजन उनसे मजदूरों की एक टीम को डायरेक्ट करवा रहा था, जो अयस्क और दूसरे मटेरियल की माइनिंग कर रहे थे। भाई एक मराक्षस के बारे में एक अजीब कहानी लेकर काइजन की दुकान पर आए थे। ये आखिरी चीज थी जो वो सुनना चाहता था। उसने अपना माथा रगड़ा। अच्छा, कम से कम तुम सब ठीक हो। खुशी है कि तुम लोग घायल होने से पहले बच गए। और वो सच में खुश था। अगर वे घायल नहीं हुए थे तो वे सीधे अयस्क इकट्ठा करने वापस जा सकते थे। उनके दोस्तों की सुरक्षा स्वाभाविक रूप से जरूरी थी, लेकिन फिर भी तीनों भाइयों ने एक दूसरे को अजीब नजर से देखा। हम ठीक से बच नहीं पाए। नहीं, असल में हमें अभी भी मुश्किल से यकीन नहीं हो रहा कि हमारे साथ कल क्या हुआ। स्टन। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई, एक मिस्टीरियस स्लाइम की कहानी जिसने उन्हें जान बचाने वाली दवा दी थी। ये बकवास बातों का ढेर लग रहा था, लेकिन ये लोग कहानियां बनाने वाले नहीं थे। उनमें इसके लिए टैलेंट नहीं था। तो क्या ये पूरी घटना सच में हुई थी? शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच था, वो जानता था कि खानों में लोगों पर हमला हुआ था और इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए माइनिंग नहीं होगी। उसने जिन मजदूरों को काम पर रखा था वे सब कल काम छोड़कर पहाड़ों की तरफ भाग गए जैसे ही मराक्षस की खबर फैली। और वे ऐसा क्यों न करें? उनके भाई बंधु घायल हुए थे, इसमें कोई शक नहीं। अब फ्री गिल्ड की सर्विसेज को बुलाने का ये सही समय होता, लेकिन शायद ये भी उतना ही नामुमकिन था। उसने बहुत पहले माइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे पता था कि वो अकेला नहीं था। कमी अपना बुरा रूप दिखाना शुरू कर रही थी। माइन गार्ड के तौर पर गिल्ड के सदस्यों को काम पर रखने से भी कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। वे सस्ते नहीं थे और तब भी वे गिल्ड से मिलने वाली सैलरी से ज्यादा कुछ नहीं करते थे। गिल्ड गार्ड सिर्फ गार्ड का काम करते थे और कुछ नहीं। और अगर ये उस तरह का मराक्षस था जो B- ग्रेड के एडवेंचरर को खत्म कर सकता था, ये बेकार था। प्रॉफिट कमाने का कोई तरीका नहीं था। असल में ये उसे दिवालिया कर देगा। धत तेरी की, इतना शक्तिशाली मराक्षस इतनी बेकार उथली जगह पर क्यों आ गया? खान का? काइजन ने एक गहरी सांस ली। अब क्या? ज्यादा समय नहीं बचा था। शायद उसे खुद ही नीचे जाकर अयस्क लेना पड़ेगा। इससे बेहतर कुछ नहीं।